एमिली ने उसके थॉट्स बीच में ही तोड़ दिए। उसने कहा कि प्रेसिडेंट ने उसे कमांडर अपॉइंट किया है, लेकिन एड्रियन के ऑर्डर्स के बावजूद वो किसी और को कमांडर बनाना चाहती थी। गेल को यकीन ही नहीं हुआ। अभी अभी उसकी कॉलीग उससे कह रही थी कि वो इस नए नए आए जून को सपर कमांड करने दे। उसने सिर झुकाकर कहा, ये कोई जोक नहीं है। गेल ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दूसरे हंटर्स इस पर अग्री करेंगे? एमिली जानती थी कि वे अग्री नहीं करेंगे, इसीलिए प्लान साफ था। दोनों को एक ही बात रिपीट करनी थी, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है और प्रेसिडेंट के ऑर्डर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। गेल गुस्से से फट पड़ा। वो चिल्लाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और एमिली ऐसे फैसले क्यों ले रही है। उस हालत में वो ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। उसी पल जून ने हल्के से कहा, हेलो। एमिली तुरंत दौड़कर उसके पास गई। वो सच में आ गया था। वो इसके लिए उसकी जेन्युइनली ग्रेटफुल थी। गैल भी आगे बढ़ा और क्लैरिफिकेशन मांगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड बैटल में कमांडर इन चीफ बन सकते हो? जून ने कैमली जवाब दिया, अगर मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। मेयर ऑफिस में लोग मेरा वेट कर रहे हैं। एमिली जून के सामने आकर गेल पर चिल्लाने लगी। हर गुजरते सेकंड के साथ गेल को लगने लगा कि वो सपना देख रहा है, रियल लाइफ नहीं। जून ने साफ बताया कि रिफ्ट में एंट्री कब पॉसिबल है। डायरेक्टर के ऑर्डर के बिना एंट्री नहीं होगी। प्लान ये है कि अगले कुछ घंटों में मूव किया जाए। आउटब्रेक से पहले हमें अंदर पहुंचना होगा। तभी एंट्रेंस से एक आदमी की आवाज आई। सब चौंक गए। वो रे था। उसने जून को ऊपर से नीचे देखा और कहा कि ये जगह सिविलियंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। एमिली ने जून का इंट्रोडक्शन कराया और साफ कहा, आज के ऑपरेशन का कमांडर यही होगा। और वहीं से आर्ग्यूमेंट फिर से शुरू हो गई। रे चिल्लाया, हमारे पास ऑलरेडी एस रैंक हंटर्स कम है और अब हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कमांड दे रहे हैं। एमिली ने सीधा जवाब दिया, ये एड्रियन का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। गेल मेज पर झुक गया और बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि ये ऑर्डर क्यों आया, लेकिन अब आ चुका है। जैसे ही गेल ने एमिली की प्लान से अग्री किया, एमिली के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसी वक्त जून पहले ही बाहर जा चुका था। खिड़की से उसने कहा, मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, मीटिंग मेरे बिना कंटिन्यू रखो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पूरी टीम उसे शॉक में देखती रह गई। ये आदमी जो सोचता है वही करता है और इसी वजह से उस पर भरोसा किया जा सकता है। जून ने रिफ्ट की तरफ रुक गया। अब तक वो 60 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। बिना एक पल सोचे उसने एक ही जंप में रिफ्ट के अंदर एंट्री ले ली। उसे अंदर से इंस्पेक्शन करनी थी। बेस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ढूंढने के लिए वो तेजी से रॉक्स पर मूव करने लगा। ये एक एस रैंक रिफ्ट थी। मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन हाई रैंक रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि सारे मॉन्स्टर्स भी एस रैंक होंगे। वहाँ ए रैंक और बी रैंक मॉन्स्टर्स थे, ट्रोल्स, ओगर्स और कुछ ऐसे क्रीचर्स भी जिन्हें जून ने पहले कभी नहीं देखा था। जून ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और सीधे उसके सिर पर फेंक दिया। गॉब्लिन जरूरत से ज्यादा डम लग रहा था। वो घबराकर अपने अटैकर को ढूंढने के लिए तेजी से घूमने लगा। अंत में उसने सिर उठाया और जून की तरफ उंगली कर दी। गॉब्लिन उस मैसिव रॉक पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। अचानक उसका शरीर अजीब तरह से फूलने लगा, जैसे अंदर लिक्विड भर रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद बूम, जोरदार धमाका हुआ। जून ने तुरंत खुद को संभाला और पास की चट्टान पर कूद गया। जहाँ गॉब्लिन खड़ा था वहाँ एक गहरा क्रेटर बन चुका था। इसका मतलब साफ था, एक्सप्लोजन गॉब्लिन ने खुद किया था। जून ने इस रिफ्ट की स्पेशल प्रॉपर्टी नोट कर ली। वो आगे बढ़ा। नेक्स्ट एरिया की इंस्पेक्शन बाकी थी। आगे जायंट मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने उसे देख लिया और पूरी ताकत से अटैक किया, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना बड़ा थ्रेट नहीं था। हंटर्स उससे इजीली डील कर लेंगे, इसलिए जून बिना रुके आगे बढ़ गया। मॉन्स्टर कंफ्यूजन में पड़ गया और जैसे ही जून उसकी साइड से गायब हुआ, वो तेजी से नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ गया। जून ने महसूस किया, इस रिफ्ट में कई ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो रजिस्टर में लिस्टेड ही नहीं है। इस हालत में रिफ्ट क्लियर करना बेहद डेंजरस था। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर बनी अजीब पीली लाइंस पर पड़ी। वो उनमें से एक पर उतरा और उसी पल गर्जना हुई। बिजली ठीक उसी जगह गिरी जहां जून खड़ा था। उसका सिर जोर से दुखने लगा। एक ही हिट में एक और हंटर मारा जा सकता था। ये साफ था कि येलो जोन्स पर कदम रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। रिफ्ट बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसके अंदर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स भरे हुए थे। शायद इसकी हाई रैंक की वजह से हंटर एकेडमी लगातार सिचुएशन पर नजर रख रही थी और रिफ्ट के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स की संख्या ट्रैक कर रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस में आया। आमतौर पर उसका आना कभी अच्छा साइन नहीं होता, लेकिन इस बार उसने बताया कि क्राइसिस लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है और आउटब्रेक का टाइम 15 मिनट्स आगे बढ़ गया है। एड्रियन ने अपने असिस्टेंट को सवालिया नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल रीजंस हो सकते थे, या तो रिफ्ट अपने आप गायब हो रही है या फिर उसके अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या कम हो रही है। लेकिन अगर रिफ्ट अपने आप बंद हो रही होती तो मॉन्स्टर काउंट बहुत तेजी से गिरता। प्रेसिडेंट ने प्लान को कंटिन्यू रखने का सजेशन दिया, लेकिन जब उसने अपने कॉलीग्स के चेहरे देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। असिस्टेंट ने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया और बस इतना कहा, ऑपरेशन 30 मिनट्स में प्लान के अनुसार रिस्टार्ट होगा। गेल ने एमिली के पास जाकर प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस बताए कि 30 मिनट्स में मिशन शुरू होगा। वो इस बात को लेकर परेशान था कि जून कहाँ चला गया है। पिछले 1 घंटे से किसी ने उसे देखा ही नहीं था। गेल को लगा कि मैनेजर ने अंदर का सिचुएशन चेक किया और बस निकल गया। ये सुनते ही एमिली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो उस तरह का इंसान नहीं है, अगर वो हेल्प नहीं करना चाहता तो वो यहाँ आता ही नहीं। गेल उस पर चिल्ला पड़ा।
पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सब कैसे पता है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो दोनों इतने क्लोज हैं। और ये और भी अजीब था कि जून ठीक उसके बुलाने के बाद ही आ गया। उसी पल जून उसके पीछे प्रकट हुआ। मैं कहीं भागा नहीं हूँ, एक हंटर वहीं जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जून की प्रेजेंस फील क्यों नहीं हुई। जून ने एमिली को कुछ पेपर्स दिए और कहा, ये हर ग्रुप लीडर को जरूर देना। गेल सोच में पड़ गया। वो 8 साल से ज्यादा टाइम से 7th स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर रहा है, तो फिर उसे जून की प्रेजेंस क्यों फील नहीं हो रही? क्या ये स्ट्रेस की वजह से है? नहीं, स्ट्रेस का इस पर कोई असर नहीं हो सकता। बस एक ही कंक्लूजन बचता था, ये आदमी जितना सिंपल दिखता है असल में उतना सिंपल नहीं है। जून ने सिचुएशन क्लियर की और बताया कि रिफ्ट में एंट्री कब पॉसिबल होगी। 30 मिनट से भी कम टाइम बचा था, इसलिए उसने शॉर्ट ब्रीफिंग देने का फैसला किया और सबको इकट्ठा होने को कहा। इस मिशन पर आए सारे हंटर्स हेडक्वार्टर्स के पास जमा हो गए। सब सामने खड़े उस आदमी को हैरानी से देख रहे थे। भीड़ में धीरे धीरे विस्पर्स शुरू हो गई। शायद मैनेजमेंट हमें मारना चाहती है, इसीलिए इसे कमांडर इन चीफ बनाया गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रेसिडेंट ने इस लड़के को मिशन लीड करने के लिए क्यों चुना। हंटर्स चिल्लाने लगे कि ये मजाक बंद किया जाए और गेल को वापस लाया जाए। एमिली सबको शांत कराने की कोशिश कर रही थी। वहीं जून चुपचाप इस पूरे केओस को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी जॉन ने सबका ध्यान खींचा। उसकी आवाज हंटर्स के कानों में गूंज उठी और शोर तुरंत बंद हो गया। सबने उसकी तरफ देखा और उस आदमी से निकलने वाली भारी पावर को महसूस किया। जॉन ने ठंडे टोन में कहा, ब्रीफिंग शुरू करते हैं। हंटर्स और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। यहाँ आखिर चल क्या रहा था? इकरस गिल्ड का सैम अपने डिफेंसिव स्किल्स अपने आप एक्टिवेट कर चुका था। जून ने बात जारी रखी। उसने सबको धन्यवाद दिया कि उन्होंने आखिरकार उसकी तरफ ध्यान दिया। वो एमिली के पास गया और उससे कहा कि प्रिंट आउट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे जो वो हर टीम लीडर के लिए लाया था। एमिली भीड़ में गई और पेपर्स बांटने लगी। जून ने कहा, अब आपको रिफ्ट के अंदर के एरिया का मैप मिलेगा। हंटर्स और ज्यादा शॉक्ड हो गए। ऐसी रिफ्ट का मैप जहाँ कोई गया ही नहीं, उसे ये कहाँ से मिला? मैप को A1 से A9 कुल 9 जोन्स में डिवाइड किया गया था। जून ने अटैक ऑर्डर एक्सप्लेन करना शुरू किया। तभी सैम ने हाथ उठाया। उसके पास एक सवाल था, क्या इस मैप के रियल होने का कोई प्रूफ है? जून ने जवाब दिया, अगर प्रूफ होता भी तो भी आप लोग ट्रस्ट नहीं करते। फिर उसने पूछा, कोई और सवाल? गेल बीच में बोल पड़ा। जून को उस सवाल का जवाब देना चाहिए था। जून ने साफ कहा, आप मुझ पर भरोसा करें या न करें, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हंटर्स के मन में उसकी आइडेंटिटी को लेकर भी सवाल थे। जून ने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसने एक्सप्लेन किया कि फॉल्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज एक स्पेशल एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये ऐप रजिस्टर्ड रिफ्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन देती है और वही डेटा उनके टैबलेट्स पर भी मौजूद है। सैम चिल्ला पड़ा। उसे ये सब मजाक लग रहा था। गेल ने जून की तरफ देखा और कहा, ये सार्केज्म बंद करो, इन सब की जान दांव पर लगी है। जून शांत टोन में बोलता रहा। वो समझ गया था, मसालिस इंसिडेंट के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था और उनका कमांडर इन चीफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो पेपर्स बांट रहा था और कह रहा था कि ये मैप है। वो जानता था कि कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ हर किसी की जान दांव पर थी। शायद यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसे मिशन सक्सेस पर पूरा भरोसा हो, बल्कि उल्टा ज्यादातर लोग मान चुके थे कि ये मिशन फेल होने वाला है। लेकिन ऑपरेशन की सक्सेस के लिए उनका उस पर भरोसा करना जरूरी था। जून ने एक बार फिर कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए। आपकी जीत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप मुझ पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि सब लोग जिंदा बाहर निकलेंगे। इस स्पीच के बाद हंटर्स ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। 30 मिनट बाद वे रिफ्ट में एंटर कर गए। हंटर्स ग्रुप में चलते हुए चारों तरफ देखने लगे। तभी रे चिल्ला उठा, मैनेजर सही था, मैप बिल्कुल एक्यूरेट था। जून ने हेडसेट पर कहा, जैसा बताया था, टीम 1 से 5 स्क्वाड ए जोन A7 संभालेगी, टीम 6 से 10 स्क्वाड बी जोन A9 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सप्लाई टीम 11 स्क्वाड ए के पीछे रहेगी। अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। हंटर्स दहाड़ते हुए अपने असाइंड जोन्स की तरफ बढ़ गए। एमिली ने गेल की तरफ देखा, उसे सैल्यूट किया और कहा, अब लड़ाई का समय है। गेल चुपचाप स्क्वाड को बैटल में जाते देखता रहा। एक हंटर बोला, अब आगे बढ़ने का टाइम है। अचानक एक इम्पल्स में एमिली ने गेल को धन्यवाद दिया और कहा, अगर हम वापस आए तो डिनर मेरी तरफ से। उसी पल खुशी से चिल्लाते हुए वो मॉन्स्टर की तरफ कूद पड़ी। सैम ने उसे ऐसे अटैक करने के लिए बेवकूफ कहा क्योंकि ये पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए था। टीम भी अभी वेट कर रही थी। तभी जून ने अचानक अनाउंस कर दिया कि टीम ए ने फाइट शुरू कर दी है। रे तुरंत उछल पड़ा और चिल्लाया कि आज कोई भी पीछे नहीं हटेगा, और उसने अपनी टीम को लड़ाई में झोंक दिया। हर हंटर ने अपनी अपनी बैटल शाउट लगाई। माहौल हमेशा की तरह हाई एनर्जी से भर गया। जून एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और अपनी टीम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द वे इस फॉल्ट को कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। राष्ट्रपति स्क्रीन पर बैटल की प्रोग्रेस देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है। गैल ने ऑग्रे पर एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक मारा और उसका सिर एक तरफ उड़ गया। सैम एक टैंक हंटर था, इसलिए वो सीधे राक्षसों पर पंचेस बरसा रहा था। पूरा बैटलफील्ड दर्जनों हंटर्स से भरा हुआ था और हर किसी का फाइट करने का अपना तरीका था। अगले ही पल गेल ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और जमीन पर जोरदार वार किया। शॉकवेव फैली और एक साथ कई राक्षस खत्म हो गए। सैम ने उसके इस फाइनल हिट की तारीफ की, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे उससे उम्मीद थी। हालांकि लड़ाई आसान
नुकसान नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए हैं। चारों तरफ लाशें पड़ी थी। गेल ने जॉन को रिपोर्ट दी कि टीम ए ने जोन A7 पूरी तरह क्लियर कर दिया है। मैनेजर ने अच्छे काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और जोन A8 की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सैम ने गेल से कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होता तो उसे ही कमांडर इन चीफ बनाता। गेल ने उसे लड़ाई पर फोकस करने को कहा। सैम ने गहरी सांस ली और बोला कि उसे समझ नहीं आ रहा कि एड्रियन आखिर सोच क्या रही है। वहीं दूसरी तरफ गेल इस बात से खुश थी कि मिशन खत्म होने के बाद वो एमिली के साथ डिनर पर जाएगी। तभी जून ने दस्ते को रोका और कहा कि अब से कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। उनके सामने ब्लैक गॉब्लिन्स थे जो या तो अटैक करते थे या खुद को ब्लास्ट कर लेते थे। अगर गॉब्लिन बहुत पास एक्सप्लोड हो जाए तो सीधे मौत तय थी, आर्मर भी बचा नहीं सकता था। जून ने बताया कि ये गॉब्लिन कभी पहले हमला नहीं करते, अगर सावधानी रखी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा स्क्वाड फॉल्ट के अंदर आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जून उन्हें गाइडेड टूर पर ले जा रहा हो। पीले मार्क्स के पास पहुंचकर जून ने टीम को रोका। उसने बताया कि यहीं से लाइटनिंग ट्रैप्स वाला एरिया शुरू होता है, अगर कोई इसमें फंस गया तो इंस्टेंट डेथ होगी। सैम ने पूछा कि क्या ये सच में लाइटनिंग ट्रैप है और क्या किसी ने इसे टेस्ट किया है। जून ने बिना कुछ बोले जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और सीधे पीले निशान पर फेंक दिया। पत्थर गिरते ही जोरदार बिजली गिरी और पूरा इलाका चमक उठा। अब सबको साफ हो गया था, जो भी इसमें जाएगा उसकी 100% मौत तय है। एस रैंक हंटर भी नहीं बच सकता। जून ने बताया कि असली प्रॉब्लम ट्रैप्स या गॉब्लिन्स नहीं है, बल्कि आगे एक एस रैंक वन आइड जायंट उनका इंतजार कर रहा है। वो किसी को भी एक ही हिट में मार सकता है। हालांकि वो बहुत पावरफुल है लेकिन काफी स्लो भी है। सही स्ट्रेटेजी अपनाई जाए तो जीत पॉसिबल है। जून ने पूछा कि क्या किसी के पास उसे रिस्ट्रेन करने का तरीका है। तभी एक आदमी बड़ा सा सूटकेस लेकर आगे आया। ये कोई स्किल नहीं थी बल्कि रिस्ट्रेनिंग गन थी। उससे निकलने वाला मैश कुछ देर के लिए जायंट को रोक सकता था। जून ने पूछा कि ऐसी गन्स कितनी है। जवाब मिला सिर्फ 6, लेकिन इतना काफी था। जून के लीडरशिप में हंटर्स आगे बढ़े। वो जायंट के ठीक पीछे पोजीशन ले चुके थे। यहीं से असली हंट शुरू हुई। ग्रुप ए सामने से अटैक करेगा, ग्रुप बी लेफ्ट, राइट और पीछे से घुसेगा। स्नाइपर्स जायंट का ध्यान भटकाएंगे और पास आते मॉन्स्टर्स को भी खत्म करेंगे। जून ने बताया कि राइट साइड छोड़कर हर जगह ट्रैप्स हैं, इसीलिए स्नाइपर्स के लिए यही बेस्ट पोजीशन है। उनका मेन टारगेट होगा गॉब्लिन्स के फ्यूजेस। जून ने कहा कि मैश गन वाली टीम को छोड़कर बाकी सभी स्क्वाड्स को वो खुद लीड करेगा। सभी ने ऑर्डर्स फॉलो किए और परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू हो गया। जायंट शायद हंटर्स के इस कॉन्फिडेंस को देखकर चौंक गया था, लेकिन उसकी स्लो स्पीड की वजह से उसे सोचने का मौका नहीं मिला। उसने अपना हथियार घुमाया। उसी पल स्नाइपर्स ने फायर शुरू कर दी। चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। अटैक से उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसका फोकस जरूर टूट गया। गेल ने लगातार पावरफुल स्ट्राइक्स किए और अपनी टीम को रुकने नहीं दिया। चारों दिशाओं से हो रहे अटैक्स की वजह से जायंट के लिए काउंटर करना मुश्किल हो गया। सैम सीधे उड़ता हुआ जायंट की तरफ गया और पंचेस की बारिश कर दी। जायंट और ज्यादा गुस्से में आ गया और सैम की ओर देखा। सैम नर्वस लाफ के साथ बोला कि कहीं उसने ज्यादा जोर तो नहीं लगा दिया। उसने हाथ हिलाया। जायंट ने भी हाथ हिलाया और सैम हवा में उड़ गया। मैश गन वाली टीम ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जायंट की तरफ जाल फेंके। जाल परफेक्ट हिट हुए। उसकी टांगे कसकर जकड़ गईं। गेल खुशी से चिल्लाया। वे सफल हो गए थे। जायंट की मूवमेंट रुक चुकी थी। गेल ने दांत भींच ली। अब फाइनल ब्लो का टाइम था। वो बड़ी बड़ी छलांगों में जायंट पर चढ़ गया। उसे जून की बात याद आई, सबसे जरूरी है उसे ब्लाइंड करना। बस एक ही चांस था। गेल ने अपनी तलवार जायंट की आंख के ऊपर उठाई। उसी पल एक विशाल हाथ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन एमिली पहले से वहां थी। उसने तुरंत अपनी तलवार आगे कर दी, गेल की रक्षा के लिए। उसी पल स्नाइपर्स ने उस दैत्य के हाथ पर एक शेल दाग दिया और एमिली को उस विशाल शरीर से हटना पड़ा। गेल मुस्कुरा दिया। यही उसका मौका था। उसने अपनी तलवार फिर से ऊपर उठाई और उसकी धार सीधे दैत्य की आंख में घुसा दी। खून फव्वारे की तरह बाहर निकला और राक्षस दर्द से जोर से दहाड़ उठा। सैम ने पीछे की ओर देखा। उसके पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वे काले एक्सप्लोसिव गॉब्लिन्स थे जो आवाज सुनते ही दौड़ते हुए आ गए थे। ठीक वैसा ही जैसा जून ने पहले कहा था। स्नाइपर्स ने कॉम्स पर बताया कि गॉब्लिन्स की संख्या बहुत ज्यादा है और वे उन्हें रोक नहीं पा रहे। जून ने हालात को समझा और तुरंत सभी 11 स्क्वाड्स को ऑर्डर दिया, देखते ही शूट करो। एमओ बचाने की कोई जरूरत नहीं। हंटर्स ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों गोलियां एक्सप्लोसिव गॉब्लिन्स की तरफ उड़ने लगी। गॉब्लिन भी खुद को ब्लास्ट करने लगे ताकि शूटर्स को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन वे बहुत दूर थे। पूरा बैटलफील्ड एक्सप्लोजन से जगमगा उठा। धीरे धीरे गॉब्लिन्स की संख्या कम होती गई। करीब 1 घंटे तक लड़ाई चली, लेकिन किसी भी हंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ। गेल ने जून को उसके शानदार लीडरशिप के लिए धन्यवाद दिया। सब थक चुके थे और आराम चाहते थे, लेकिन समय नहीं था। जून ने सबको फोकस रहने का आदेश दिया। अभी आखिरी मॉन्स्टर बाकी था। उसने कहा कि खुद को संभालो और ताकत जमा करो, क्योंकि मेन बॉस रास्ते में है। उसने आगे की ओर इशारा किया। हंटर्स ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर तुरंत डर छा गया। ऐसा लग रहा था कि इस स्टेज को पार करना नामुमकिन होगा। उन्होंने इससे पहले कभी इतना बड़ा और इतना पावरफुल दुश्मन नहीं देखा था। जून पूरी तरह फोकस्ड था। वो बॉस की वीकनेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आगे एक कंट्रोल लाइन थी और उसके पीछे लगभग 300 मीटर ऊंचा एक विशालकाय खड़ा था। वो था टाइटन मरिनक। उसके सिर पर बालों की जगह आग की लपटें जल रही थी।
उसकी आंखें चमकती हुई लाल थी। वो नीचे खड़े उन कीड़ों को देख रहा था जो अभी तक उससे लड़ना भी शुरू नहीं कर पाए थे। स्टेटस विंडो में लिखा था, बॉस एरिया में सिर्फ 5 लोग ही एंटर कर सकते हैं, बाकी सभी लेवल से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अगर 1 घंटे के अंदर मरिनुक को नहीं हराया गया तो उसकी आर्मी बचे हुए लोगों का पीछा करेगी। गेल ने एस रैंक हंटर्स में से नाम गिनने शुरू किए। वह खुद, रे, सैम, एमिली, लेकिन 5वां नाम बोलने से पहले ही जून ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह भी साथ जाएगा। उसने उन्हीं नामों को दोहराया और कहा कि फाइट की तैयारी शुरू करो। थकी हुई होने के बावजूद एमिली मुस्कुराई और आदेश मान लिया। गेल ने रहस्यमय जून की तरफ देखा और पूछा, क्या उसके पास कोई प्लान है? जून बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। बॉस एंट्रेंस पीली लाइन के पीछे था। बाकी हंटर्स उसके पीछे पीछे चले और पीली लाइन पार कर ली। टीम सिलेक्ट हो चुकी थी, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। बाकी सभी हंटर्स धीरे धीरे फॉल्ट से गायब होने लगे। रे ने मुट्ठी भींची और कहा, मेन गोल है जितना हो सके उतना देर तक सर्वाइव करना। रे कहा कि उसे लग रहा है कि वे पहले ही जीत चुके हैं और अब सिर्फ मेन फाइटर्स ही लड़ेंगे, बाकी घर भेजे जाएंगे। फिर उसने जून की तरफ देखा और पूछा, तुम हमारे साथ क्यों आए? तुम तो हंटर भी नहीं हो। जून ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। सैम ने कंफ्यूजन में उसे देखा। कौन सा रास्ता? जून ने बात पूरी की, मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं दिखा जिसमें हम टाइटन को मेरे बिना हरा सके। गेल के मन में आया, ये अजीब आदमी अब भी जीत की बात कर रहा है। अपने से 100 गुना बड़े और स्काई स्क्रेपर जितने ऊंचे दुश्मन को हराना था। मरिनोक हिलने लगा, मतलब फाइट शुरू हो रही थी। अचानक सिस्टम ने अलर्ट दिया, मरिनोक की पावर्स रेस्टोर हो रही है। प्लेयर्स फ्रीज हो गए, स्किल्स इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल हो गया। सैम की आंखों से आंसू निकल आए। ये अनफेयर था, वे हिल भी नहीं सकते थे और टाइटन उन्हें मार देगा। उसी पर टाइटन ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाई और जमीन पर खड़े कीड़ों पर निशाना साधा। एक विशाल ब्लेड लाइट स्पीड से उनकी तरफ आया। एमिली ने आंखें बंद कर ली। एक हिट और सब खत्म। लेकिन कुछ सेकंड बाद कोई वार नहीं हुआ। उसने आंखें खोली। उनके सामने जून खड़ा था। उसने एक हाथ से ब्लेड पकड़ रखा था। उसके शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं था, सिर्फ जमीन में हल्की सी दरार थी। मारिनुक स्टन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मौत से बच सकता है। जून ने ब्लेड को अपनी हथेली से दबाया। वो ऐसे टूटने लगा जैसे स्टील नहीं मिट्टी हो। फिर जून ने मुट्ठी भींची। एक जबरदस्त शॉक लगा। टाइटन हवा में उछल गया। सिस्टम ने बताया, टाइटन की पावर्स पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है और उसी पल टीम पर लगा फ्रीज हट गया। स्किल्स फिर से यूजेबल थे। गेल शॉक में थी। यह आदमी हर बार उसे हैरान कर देता था। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत छुपी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या है। जून ने टीम की तरफ देखा। एक चीज से वो डर रहा था और वही सच निकली। सैम के कंधे पर कैमरा लगा हुआ था। जून ने गहरी सांस ली। उसने सैम को सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कावर्ड कहा। फिर मरिनुक की तरफ देखा और बोला, इस बार ये सच में एमिली के लिए उसकी आखिरी विश होगी। जून के चारों तरफ नीली ऑरा बनने लगी। वो अपने माना से हवा भर रहा था। नीली एनर्जी धुंध की तरह उठी और तलवार का रूप लेने लगी। जून ने उस डिवाइन सोर्ड को टाइटन के सिर के ऊपर उठाया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। एमिली सांस लेना भूल गई। गेल की आंखें फटी रह गई। 8 साल के करियर में उसने पहली बार ऐसी पावर देखी थी। जून का पूरा ध्यान सिर्फ टाइटन पर था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। डिवाइन सोर्ड मरिनुक पर गिरी और टाइटन 2 टुकड़ों में कट गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि टाइटन को समझने का मौका तक नहीं मिला। उसका शरीर टूटने लगा। बैटलफील्ड पर खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे खून की बारिश हो रही हो। सिस्टम ने अनाउंस किया, टारगेट डिस्ट्रॉयड, फॉल्ट क्लियर्ड। फॉल्ट 2 घंटे में गायब हो जाएगी। सभी एप्लीकेंट्स तुरंत बाहर निकले। एमिली ने चारों तरफ मैनेजर को देखा, वो कहीं नहीं था। सैम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में चला गया, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। गेल ने कहा, हम जीत गए, चलो घर चलते हैं। उन्हें जल्दी करनी थी, रिपोर्ट भी देनी थी। ये दिन बेहद थकाने वाला था। रे ने सबको बार में ड्रिंक के लिए बुलाया। एमिली की तरफ देखते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी डेट है। ये सुनकर गेल खुश हो गई। जून पहले ही घर की तरफ निकल चुका था। उसने जिल को कॉल किया और कहा कि वो फ्री है। उसने पूछा, डिनर में क्या खाना चाहोगी? पीछे से योजी ने चिल्लाकर कहा, पिज्जा। सिस्टम ने अनाउंस किया, इमरजेंसी कैंसिल। जून घर लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने से कुछ घंटे पहले शहर में कितनी बड़ी हलचल मची थी। कुछ घंटे बाद जिल ने ड्रैगन को डिनर दिया। योजी ने उसकी भूख पहचानते हुए रिब्स के बाउल पर झपट्टा मार दिया। जब वह एक के बाद एक रिब्स खा रहा था, जिल की भूख पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अपने पिता को लेकर परेशान थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सब ठीक हो। योजी ने जून की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया और कैजुअली पूछा कि क्या वह उसका हिस्सा खा सकता है, क्योंकि लग नहीं रहा था कि वह जल्दी वापस आएगी। लड़की ने तुरंत प्लेट उठा ली। योजी जोर से बोलने लगा कि सज्जन अजय हैं और जरूर सुरक्षित घर लौटेंगे। फिर वह उस पल की नकल करने लगा जब जून ने अपनी फ्लेम से खुद को अलग किया था और उसकी ताकत को पागलपन कह रहा था। जिल ने प्लेट उसके पंजों में रख दी और कहा कि वह इसे खा सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ कुकेड रिब्स बची हुई हैं। तभी अचानक पूरा घर हिल गया। योजी को अपना खाना गिरने से बचाने के लिए खुद को संभालना पड़ा। जिल ने उसकी तरफ देखा और पूछा, ये झटका किस वजह से था? लेकिन योजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी कुपरेसिसमैया, एक भी रिब नीचे न गिरे। उसी समय टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शहर के बीचों बीच एक ड्रैगन प्रकट हो चुका था और तभी एक और जोरदार अर्थक्वेक आया। पूरी डाइनिंग टेबल पलट गई। खाना हर तरफ फैल गया। जिल का सिर कहीं टकरा गया। योजी टेबल पर बैठा था, पूरा सॉस में लथपथ, और रो रहा था क्योंकि उसकी सारी रिब्स नीचे गिर चुकी थी। गुस्से में उसने टीवी की तरफ देखा, उस इंसान को जो इसके लिए जिम्मेदार था, और अगले ही पल वह लिविंग रूम की खिड़की से उड़कर सीधे शहर के बीचों बीच निकल गया। जिल अपने स्नीकर्स के फीते बांध रही थी। वह इस बात से बेहद गुस्से में थी कि ये ड्रैगन हमेशा तभी ट्रबल करता है जब उसके पिता घर पर नहीं होते। शहर के बीचों बीच जमीन में एक विशाल क्रैक खुल गया। उस क्रैक के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकला। अभी
अभी वह हमला नहीं कर रहा था, वह बस चारों तरफ हालात का जायजा ले रहा था। क्रैक डिपार्टमेंट पहले से ही तैनात था। क्रैक चिल्लाया, माझी गिल्ड आखिरकार आ गई है। एलन, मीरा और विलियम क्रैक की तरफ बढ़े। उस पल से पूरा इलाका उनके कंट्रोल में था। विलियम गार्ड्स के पास गया और पूछा, इस ड्रैगन का रैंक क्या है? फिलहाल उसका रैंक मिसलेस के बराबर था, लेकिन आगे बढ़ भी सकता था। मीरा ने अपना बो उठाया और ड्रैगन की तरफ एम किया। एलन घबरा गया और उसे रोकने लगा, लेकिन मीरा को लगा कि जब तक ड्रैगन शांत खड़ा है, उसकी एक आंख निकाल देना ही बेस्ट ऑप्शन है। तभी नेट तेजी से उनके पास पहुंचा। उसने कहा, जल्दबाजी मत करो, अगर ड्रैगन गुस्से में आ गया तो आसपास मौजूद सिविलियंस खतरे में पड़ जाएंगे। वह चिल्लाकर बोला कि वह उनका गुस्सा समझता है, लेकिन अभी अटैक करना एक बड़ी गलती होगी। उसी समय ड्रैगन किसी चीज को घूर रहा था। हंटर्स ने उसकी नजर की डायरेक्शन देखनी शुरू की। नेट को कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। उसने पूछा, क्या स्काई में कुछ है जिसने उसका ध्यान खींचा हो? और तभी आसमान में एक लाल तारा चमका। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। वह योजी था। वह लाइट की स्पीड से नीचे आ रहा था, बदला लेने के लिए, क्योंकि किसी ने उसे रिब्स खाने से रोक दिया था। जमीन पर उतरते ही उसने अपना फॉर्म बदला और एक विशाल रेड ड्रैगन में बदल गया। योजी उस ड्रैगन से कई गुना बड़ा था जो क्रैक से बाहर आया था। भीड़ जमा हो गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब शहर के बीचों बीच दो ड्रैगन्स खड़े थे। ग्रेग नेट के पीछे छिप गया और बोला, क्या तुम्हें लगता है हमने इस रेड ड्रैगन को पहले देखा है? पहले नेट को समझ नहीं आया। फिर उसने उसके माथे पर लिखा नंबर 1 याद किया। ये वही ड्रैगन था जिसे जून क्रैक मिशंस में मदद के लिए ले गई थी। योजी ऊपर उड़ा, दूसरे ड्रैगन को जोर से धक्का दिया, फिर उसे हवा में ही पकड़ लिया और एक जोरदार किक मारकर वापस क्रैक में भेज दिया। नेट ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जिल उसके पास से दौड़ती हुई क्रैक की तरफ जा रही थी। वह कूदी, खुद को समेटा और पोर्टल के अंदर गायब हो गई। किसी के पास उसे रोकने का वक्त नहीं था। क्रैक के अंदर पर्पल ड्रैगन जमीन पर बैठा अपना सिर पकड़े हुए था। आखिरी हमला बहुत जोरदार था। वह सोच रहा था, आखिर किस बेवकूफ ने मुझे रोकने की हिम्मत की। उसने ऊपर देखा और तभी उसे समझ आ गया, उसके सामने कौन खड़ा है। माथे पर नंबर 9 वाला पर्पल ड्रैगन सिहर गया। उसके ऊपर खड़ा था उसका मालिक, ड्रैगन ईसायाह, सबसे ताकतवर ड्रैगन। यशायाह ने शांत आवाज में कहा, तुमने दो गलतियां की हैं। पहली, बिना अनुमति क्रैक से बाहर जाना, और उसने एक जोरदार वार किया। पर्पल ड्रैगन दूर जा गिरा। यशायाह ने उसे इशारा किया कि पास आओ, फिर नीचे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें रोस्टेड रिब्स के बारे में पता है? ड्रैगन कंफ्यूज हो गया। उसे रिब्स के बारे में तो पता था, लेकिन रोस्टेड रिब्स? यशायाह बोला, यही तुम्हारी दूसरी गलती है। और उसने एक और हमला कर दिया। पर्पल ड्रैगन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वह ऐसी चीज में कैसे गलत हो सकता है जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं। वह कुछ कहने ही वाला था कि पास से झिल की आवाज आई। यशायाह चौंक गया, तुम यहाँ कैसे आ गई? झिल डर गई थी कि वह कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए उसके पीछे पीछे आ गई। यशायाह ने सख्ती से कहा कि उसे ऐसे डेंजरस रिस्क नहीं लेने चाहिए। यह सुनकर दूसरा ड्रैगन गुस्से में आ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा इंसान मास्टर से इतने कैजुअल तरीके से बात कर सकता है। तभी यूजी बीच में आया। उसने कहा, तुम मास्टर के फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो। ये मेरे मालिक की बेटी है जो दुनिया की सबसे टेस्टी ब्रेस्ड रिब्स बनाती है। और फिर उसने पंच मारा। जिल को नुकसान पहुंचाने का सोचने के लिए अब तुम्हें 5 और पंचेस सहने पड़ेंगे। कुछ मिनट बाद जिल ने एक अजीब सीन देखा। पर्पल ड्रैगन पुशअप्स कर रहा था और योजी उसके ऊपर बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जिल को दया आ गई। उसने चिल्लाकर कहा कि अब वापस चलना चाहिए। योजी को लगा कि यह इंसानियत का बिटर टेस्ट सिखाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन जिल ने कहा, घर चलो, मैं रिब्स बना दूंगी। ये सुनते ही योजी ने तुरंत फॉर्म चेंज किया। उसने कहा, ये ड्रैगन लकी है, अगर बिना अनुमति फिर बाहर गया तो खत्म। जिल ने पर्पल ड्रैगन की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? उसने उसे अपने साथ चलने का ऑफर दिया और अपने पिता की तरफ देखा। योजी इसके खिलाफ था। जिल उसके पास बैठी और पूछा, क्या तुम छोटे हो सकते हो? ड्रैगन ने सिर हिलाया। कुछ ही सेकंड में वह एक छोटा सा ड्रैगन बन गया। गुलाबी आंखें, बेहद प्यारा। जिल ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसकी तारीफ की। ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, मास्टर की बेटी सच में एक फरिश्ता है। उधर सड़क पर नेट और ग्रेग क्रैक को ब्लॉक कर रहे थे। एलन ने गुस्से में कहा कि रास्ता छोड़ो, क्योंकि एक सिविलियन अंदर जा चुका था। तभी मीरा चौंक गई। लड़की क्रैक से सेफ बाहर आ रही थी और वह अकेली नहीं थी। नेट भागकर उसके पास आया। उसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। जिल बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नेट के दिमाग में सवाल थे, वह बिना किसी इक्विपमेंट कहाँ गई थी और बिना चोट कैसे लौटी। फिर उसने धीरे से पूछा, ये दोनों ड्रैगन्स हैं? जिल ने खुशी से हाँ कहा और याद दिलाया कि उसने पहले भी एक को देखा था। नेट का चेहरा खराब हो गया। मीरा ने भी ड्रैगन्स को देखा और धीरे से कहा, ये सच में ड्रैगन्स हैं? नेट बोला, नहीं, ये जून के पेट्स हैं। वह योजी का मुंह खींचने लगा और बोला, ये पुप्स हैं। योजी ने ऊपर देखा। मरना है क्या? जिल ने उसे डांटा, पापा के दोस्तों से ऐसे बात करोगे तो आज खाना नहीं मिलेगा। मीरा नंबर्स नोट कर रही थी। नेट ने जिल से पूछा, अब घर चले? फिर कान में फुसफुसाया, अगर दुनिया को पता चल गया कि ये बच्चे ड्रैगन्स हैं तो तुम्हारे पिता मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिल ने जोर से कहा, मेरे पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। और कहानी यहीं रुकती है। नेट तुरंत उनके बीच आ गया और उस शिकारी को रोक लिया जो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि ये दोनों जीव ड्रैगन हैं। उसी पल जिल ने दोनों नन्हे ड्रैगन को उठा लिया और चमकती हुई एड़ियों के साथ सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ी। एलन वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सब कुछ उलझा हुआ था। जून वही लड़का था जिससे वे दरार में मिले थे और ये दोनों उसके पालतू ड्रैगन। सब कुछ सामने था, फिर भी वह इन टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहा था। इधर जिल घर पहुंच चुकी थी और टूटे फूटे घर को ठीक करने
करने की कोशिश कर रही थी। योजी पीछे पीछे ड्रैगन को दौड़ाता हुआ चिल्ला रहा था कि उसी की वजह से वह पसलियां नहीं खा पाया। जिल ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि घर की हालत बहुत खराब है और पापा के आने से पहले सब ठीक करना जरूरी है। योजी अचानक गंभीर हो गया। उसने तबाही के नतीजों के बारे में सोचा और ऐलान किया कि वह खुद सफाई करेगा। जिल ने हैरानी से पूछा, अकेले कर लोगे? ड्रैगन ने बिना देर किए झाड़ू और कपड़ा उठा लिया। कुछ ही मिनटों में वह रोबोट वैक्यूम क्लीनर पर सवार होकर पूरे अपार्टमेंट में उड़ता फिर रहा था। जिल ये सब देखकर हंसने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। उसने जेब से फोन निकाला। पापा का कॉल था। जून ने बताया कि उनका काम खत्म हो गया है और वे घर लौट रहे हैं। फिर पूछा, डिनर में क्या खाना है? योजी खुशी से फोन पर चिल्लाया, पिज्जा। जून ने तुरंत जवाब दिया, किसी ने तुमसे पूछा नहीं। ड्रैगन नाराज हो गया। उसे लगा उसका मालिक हमेशा उसे इग्नोर करता है जबकि वह अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। जून ने कॉल काट दी और सोचा पिज्जा बुरा आइडिया नहीं है। उसी वक्त उसकी नजर न्यूज स्क्रीन पर गई। खबर चल रही थी, शहर में ड्रैगन देखा गया। स्क्रीन पर 2 ड्रैगन थे। एक योजी था लेकिन दूसरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। जून ने गहरी सांस ली। लगता था उसके जाते ही उसके पालतू ने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी थी। 30 मिनट बाद जून पिज्जा का डिब्बा लेकर घर पहुंचा। जिल ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। तभी योजी गलियारे से उड़ता हुआ आया, उसके पैर से लिपट गया और चिल्लाने लगा, मेरा मालिक सबसे बेस्ट है। जून ने चारों तरफ देखा। जिल सुरक्षित थी, घर भी ठीक था। उसने योजी की तरफ देखा और कहा, तू आज बच गया। उसी वक्त कोने से दूसरा ड्रैगन झांका। वह हैरान था कि इस इंसान ने सिर्फ एक नजर में उस खतरनाक ईसास को काबू में कर लिया। अगर ईसास उसे मालिक कहता है तो ये आदमी सच में खास है। ड्रैगन उछलकर जून के सामने आया, झुका और बोला, मैं नोवा ड्रैगन कैरियल अब आपका सेवक हूँ। जिल को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने पापा से पूछा कि क्या वे इस ड्रैगन को भी रख सकते हैं? वह अकेला है और योजी भी अकेलेपन से बोर हो जाता है। अगर जिल यही चाहती थी तो जून को कोई आपत्ति नहीं थी। ड्रैगन ने फिर से अपना नाम बताया। जून को नाम पसंद आया इसलिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जून नहाने चला गया। जिल ने खाना गर्म किया। उसी पल योजी को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। वह रसोई में भागा और जिल के एप्रन को खींचने लगा। उसे बुरा लग रहा था कि जिल ने कैरियल को कोई निकनेम क्यों नहीं दिया। जिल मुस्कुराई। उसे उसका नाम वैसे ही अच्छा लगा। उसने उसे गोद में उठाया। योजी चिल्लाया, मेरा नाम भी अच्छा है। लड़की ने दोनों को सोफे पर बैठाया और टीवी देखने को कहा। ड्रैगन नाराज हो गया। उसका असली नाम ईसास था। जून लिविंग रूम में गया। खिड़की कागज से ढकी थी क्योंकि कोई उसे तोड़ चुका था। उसने योजी से पूछा, किसने किया? योजी जवाब जानता था। नतीजा, उसे रात के खाने में पिज्जा नहीं मिला। सबने खाना खाया। गुड नाइट कहा। ड्रैगन फर्श पर कंबल ओढ़कर सो गया। योजी पिज्जा का सपना देख रहा था। मुंह से लार टपक रही थी। तभी किसी ने उसका पंजा छुआ। जिल थी। वह पिज्जा की प्लेट लेकर आई थी। योजी रोते हुए उससे लिपट गया। फिर एक एक करके पिज्जा के टुकड़े खाने लगा। जून गहरी नींद में था। आज का दिन बहुत भारी था जो आखिरकार खत्म हो गया। फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। लगता था कल भी आसान नहीं होगा। अगली सुबह न्यूज में 2 बड़ी खबरें थी। शहर के बीच 2 ड्रैगन और इतिहास की सबसे मुश्किल दरार। सबसे ज्यादा चर्चा जून की हो रही थी। उसके आदेश की वजह से एक भी हंटर घायल नहीं हुआ, ना ही कोई सिविलियन। उसे ये पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आई, लेकिन राहत थी कि कोई उनके घर नहीं आया। तभी इंटरकॉम बजा। जिल दरवाजे की ओर गई। जून ने कहा, घर पर नहीं है, ऐसा दिखाओ। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा था। अचानक जिल समझ गई और चिल्ला उठी। दरवाजे के सामने खड़े थे हंटर अकादमी के प्रेसिडेंट एड्रियन चावल। दरवाजे के बाहर एक टेंस्ड ब्लॉन्ड आदमी खड़ा था जो बेसब्री से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। जून ने उठने का इशारा किया और ड्रैगन भी लाइन में खड़ा हो गया। उसने सबको बताया कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला है, इसलिए सबको छिपकर रहना होगा और किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना है। कार्सल ने अपने बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाया कि वह अपने मास्टर की कितनी रिस्पेक्ट करता है। नायिका को दूसरे ड्रैगन का अपने मालिक की तारीफ करने का तरीका अच्छा लगा। उसे बहुत समय बाद ऐसा फील हुआ था। योजी अंदर ही अंदर गुस्से में था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये लोग इतने दिखावे में उलझे हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी जिल ने दरवाजा खोला। अध्यक्ष और उनका असिस्टेंट अपार्टमेंट के अंदर आए और जून को झुककर सल्यूट किया। जून ने बिना समय गंवाए सीधी बात शुरू कर दी। उसने पूछा कि उन्हें उसका एड्रेस आखिर मिला कहाँ से। एड्रियन ने जवाब दिया कि उसने खुद काफी इन्वेस्टिगेशन की थी। नायिका ने ये नोटिस किया कि ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन चूंकि वे इतनी दूर से आए थे उसने उन्हें अंदर आने दिया। सब लोग किचन में गए, टेबल पर बैठे और जिल ने चाय सर्व की। एड्रियन ने लड़की को चाय के लिए थैंक्स कहा, भले ही उनका आना अचानक था। जून ने स्मॉल टॉक वहीं रोक दी और साफ पूछा, आप लोग आए क्यों हैं? अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी सर्वेलेंस कैमरास के जरिए पूरी सिचुएशन देखी थी और जितना ज्यादा उन्होंने देखा उतना ही वो जून से इम्प्रेस्ड होते गए। जून ने कहा कि उसे जल्दी जॉब पर जाना है, इसलिए सीधे मेन पॉइंट पर आई। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और अपने फोल्डर से डॉक्यूमेंट्स निकाले। उन्होंने माइगिल के कैमरास चेक किए थे और ये कंफर्म हुआ कि रेस्क्यू करने वाला जून ही था। जॉन ने पेपर्स देखे और अंदर से इरिटेट हो गया कि फिर भी वह पकड़ा गया, लेकिन वो यहाँ सही गलत साबित करने नहीं आए थे। असिस्टेंट ने कहा कि वे ऑफिशियली उसे हंटर बनने का ऑफर देने आए हैं, लेकिन शर्त ये थी कि जून हंटर बन जाए। जून ने बात बीच में ही काट दी। उसने साफ मना कर दिया। अध्यक्ष पूरी तरह शॉक्ड रह गए। असिस्टेंट ने कहा कि पहले सिचुएशन को समझ लेना चाहिए, फिर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन जून को फेम और पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके पास जो है वही उसके लिए इनफ था।
एक ऐसी दुनिया जहाँ पावर के लिए रोज फाइट होती है और हवा में खून की स्मेल रहती है, वहाँ की जिंदगी उसे थका चुकी थी। वह पहले ही एक ब्रूटल लाइफ जी चुका था। हर चीज पाने के लिए उसे हजारों बार रिबर्थ लेना पड़ा था और सबको हराने के बाद भी उसके पास न फेम थी न मनी, सिर्फ अकेलापन बचा था। इसीलिए वह अपनी पीस और हैप्पीनेस को पैसों के बदले नहीं बेचना चाहता था। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर वे थोड़ी ऑनेस्टी दिखाए तो शायद उसे लगे कि एड्रियन सच में बदल गया है। जी गिल्ड के साथ हुए समझौते की खुशी में वेस्टर्न डिपार्टमेंट का माहौल काफी खुशनुमा था। बॉस ने सबके लिए शराब और बीफ का इंतजाम किया था। इसी दौरान उनकी यूनिट की एक लड़की ने सवाल किया कि वे अकादमी से जॉन को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या वे सच में उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। मैनेजर ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। ये सुनकर ग्रेग और नेट ने राहत की सांस ली। एहतियात के तौर पर बॉस ने फिर से याद दिलाया कि जून को उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जून हल्के से मुस्कुराई और उसकी बात मान ली। नेट अब भी सोच में पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माजी गिल्ड, जो एक ए रैंक रिकॉग्नाइज्ड गिल्ड है, मेयर के ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहती है। ग्रेग भी इस खबर से अनईजी था। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये हंटर्स उनकी बात सुनेंगे ही नहीं, बस हंस देंगे। तभी बॉस ने जून से पूछा कि क्या वह केट और एक नए हंटर को अपने साथ ले जाएगी। जून ने बिना झिझक हाँ कह दी। उसने कहा कि केट का ध्यान रखना ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। पूरा विभाग अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उन्हें पूरा भरोसा था कि हंटर्स को माजी गिल्ड के साथ काम करना पसंद आएगा। और फिर अगला वर्किंग डे आ गया। सभी को नए हंटर्स के आने की उम्मीद थी, लेकिन ऑफिस का माहौल अजीब तरह से टेंस था। सुबह से ही केट अपनी जिद पर रेडी हुई थी। उसने साफ कहा कि वह दूसरे हंटर्स के साथ काम नहीं करेगी। स्टाफ पूरी तरह हैरान रह गया। किसी को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। केट ने कहा कि वह जॉन की प्रोटेक्शन खुद कर सकती है, इसलिए डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा टीम मेंबर की जरूरत नहीं है। नेट ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि चाहे केट कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक इंसान अकेले 10 दुश्मनों को नहीं रोक सकता। फिर उसने एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा, अगर मॉन्स्टर पीछे से हमला कर दे तो मैनेजर का क्या होगा। कुछ समय पहले हुई एक घटना की यादें उसके दिमाग में घूम गईं। वह गलत नहीं था। जून ने माहौल संभालते हुए कहा कि सब ठीक रहेगा। उसने बताया कि कीट अब किसी भी हाल में ए रैंक हंटर से कमजोर नहीं है। जून ने अपनी गहरी काली आंखों से केट की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार किया। केट उसकी बातों से खुश हो गई। वह थोड़ी एम्बेरस थी, लेकिन आखिरकार मान गई। लग रहा था कि विवाद सुलझ चुका है। नेट ने राहत की सांस ली और आंखों से जून को धन्यवाद कहा। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। अंदर आए आदमी ने घोषणा की, माजी गिल्ड आ गई है। स्टाफ घबराकर इधर उधर भागने लगा। किसी को चाय बनानी थी, किसी को सफाई करनी थी। बॉस ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और सभी को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि डिपार्टमेंट माजी गिल्ड का आभारी है, लेकिन उनके सामने झुकने या गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई हंटर ज्यादा दबाव डाले या गलत व्यवहार करे तो उन्हें तुरंत बताया जाए, मामला वहीं सुलझा दिया जाएगा। नेट खुशी से चिल्लाया कि उनका बॉस कितना औसम है। जून बस चुपचाप मुस्कुरा दी। फिर माजी गिल्ड के सदस्य अंदर आए, एलन, मीरा और विलियम। ग्रेग ने स्टाफ को शांत और कॉन्फिडेंट रहने का इशारा किया, लेकिन खुद वह काफी नर्वस था। तीनों हंटर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। ग्रेग और नेट ने भी खुद को काम रखने की कोशिश की। एलन ग्रेग के पास झुका और पूछा कि क्या वही इस डिपार्टमेंट के हेड हैं? ग्रेग थोड़ी देर हिचकिचाया, कुछ बुदबुदाया और आखिरकार बोला कि वही बॉस है। तीनों हंटर्स ने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया। नेट और ग्रेग की आंखें खुली की खुली रह गईं। बॉस ने धीमी आवाज में पूछा कि ये इतने डिसिप्लिन्ड क्यों हैं? जून के पास भी इसका जवाब नहीं था। एलन एक सख्त सोल्जर की तरह सीधा खड़ा था। उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। उसे अकादमी के अध्यक्ष की बातें याद आ गईं। उन्होंने साफ कहा था कि इस मिशन में उन्हें जून की पूरी लॉयल्टी दिखानी है। अगर अध्यक्ष और मैनेजर के बीच रिश्ता बिगड़ता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। एलन को बस यही डर था कि कहीं जून को याद न आ जाए कि एक बार झगड़े के दौरान उसने उसका अपमान किया था। जून ने हंटर से कहा कि वे बैठ जाएं, चाय आ रही है, लेकिन एलन और विलियम ने खुद चाय डालने की पेशकश कर दी। ये देखकर बाकी हंटर्स और भी नर्वस हो गए। मैनेजर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा जाए और सील लगाने से पहले सारी कंडीशंस समझ ली जाए। एलन एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपने साथियों को तुरंत बैठने का आदेश दिया। थोड़ी देर में तीनों अपनी अपनी जगह बैठ गए और पेपर्स आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आए, एलन ने बिना देर किए साइन करने का आदेश दे दिया। तीनों ने एक साथ सिग्नेचर्स कर दिए। ग्रेग घबरा गया और चिल्लाया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए, फिर साइन करना चाहिए। जून समझ गई कि ऐसा बिहेवियर शायद अध्यक्ष के इंस्ट्रक्शंस की वजह से था। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही सारी पेपर वर्क खत्म हो गई और जून घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचते ही योजी खुशी से चिल्लाया और उसका स्वागत किया। जून ने सोचा कि उन्होंने अभी तक डिनर नहीं किया है और शायद उन्हें उसके बिना ही खाना पड़ेगा। ड्रैगन ने सार्कास्टिक हंसी हंसी। उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी जिल पीछे से आ गई। उसने पीठ को दूर हटाया और पूछा कि वह कब तक ऐसा बिहेव करता रहेगा। सब लोग टेबल पर बैठ गए। योजी अपने मालिक को देखता रहा, किसी कमांड का इंतजार करता हुआ। जिल ने गहरी सांस ली और कहा कि वह खाना शुरू कर सकता है। बस ये सुनते ही ड्रैगन जैसे कंट्रोल खो बैठा। योजी ने सीधे बैल पर हमला कर दिया। जून ने सिर हिलाकर पूछा कि क्या ये ड्रैगन सच में इतना वियर्ड है या फिर कैरियल अजीब है जो टेबल से दूर बैठकर कटोरे में डॉग फूड खा रहा है। अचानक योजी का
गला चोक हो गया और वह पानी के लिए चिल्लाने लगा। जिल ने इस तमाशे को इग्नोर किया और अपने पिता से पूछा कि क्या वह कल फ्री है। सुबह 10 बजे स्कूल में पेरेंट्स के साथ एक ओपन क्लास होने वाली थी और वह थोड़ी नर्वस थी। जून ने कहा कि वह आएगा, आज उसने अच्छा काम किया था। ये सुनते ही जिल खिल उठी। उसने बताया कि क्लास 2 हफ्ते पहले खुली एक गेट के अंदर होगी और वहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। उसे खुश देखकर जून भी खुश हो गया। वह उसे मना नहीं कर पाया। तभी योजी ने टेबल पर अपना पंजा मारा और ऐलान किया कि वह भी उनके साथ जाएगा। अगली सुबह चारों एक ओपन क्लास के लिए निकल पड़े। दरार के अंदर पेय और मिठाइयों के साथ एक छोटा सा शॉपिंग एरिया बनाया गया था। जिल एक स्टॉल पर गई और रेड बीन से भरी 3 मछलियां मांगी। उसने एक योजी को दी और दूसरी कैरियल को दी, लेकिन कैरियल ने लेने से मना कर दिया। बैंगनी ड्रैगन ने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन बोला कि उसे ऐसा खाना पसंद नहीं है। जून ने योजी की तरफ देखा। चाहे जैसे भी देखा जाए, जिल ने उसकी ईटिंग हैबिट्स पूरी तरह बिगाड़ दी थी। तभी एक टीचर ने लाउड स्पीकर पर बोलते हुए सभी का ध्यान खींचा। उसने बताया कि मारिन के साथ दरार पार करते ही यह जगह दिखाई दी थी और यहाँ मॉन्स्टर्स नहीं आते। हालांकि अगर स्टूडेंट्स को किसी अननोन मैप का टुकड़ा मिल जाता है तो वे माना कंट्रोल में और बेहतर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। पेरेंट्स केवल ऑब्जर्वेशन डेक से ही अपने बच्चों को देख पाएंगे। स्टूडेंट्स को मैप पीसेस ढूंढकर उन्हें बंजर जमीन के बीच रखे एक कप में डालना होगा। खोज को आसान बनाने के लिए सभी को माना कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट बीड्स और आर्टिफैक्ट्स दिए जाएंगे। जून और जिल को पहले ही एक बीड मिल चुका था। जिल का बीड लाल रंग में चमक रहा था। अगर इस बीड में माना डाली जाए तो इसे अपनी मर्जी से शेप दिया जा सकता है और इसका रंग लाल से बैंगनी में बदल जाता है। जितना ज्यादा बैंगनी रंग होगा उतनी ही ज्यादा पावर होगी। जून थोड़ा हिचकिचाया। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा माना डाल दी तो कहीं बीड टूट न जाए, लेकिन अचानक वो बीड उसके हाथों में बदल गया और एक काले नाइफ का रूप ले लिया। जिल ने कभी नहीं सुना था कि ब्लैक कलर भी पॉसिबल हो सकता है। तभी टीचर ने फिर से लाउड स्पीकर पर बोला और स्टूडेंट्स को मिशन पर निकलने की तैयारी करने को कहा। जिल ने अपने पिता और ड्रैगन्स को हाथ हिलाकर बाय कहा और अपने मिशन पर निकल पड़ी। जून भी अपनी बेटी को हाथ हिलाकर विदा कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जिस बंजर जमीन में कप रखा था वहाँ से बेहद पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एनर्जी सीधे उस कप से आ रही है। जून नहीं चाहता था कि झील खतरे में पड़े, इसलिए उसने कप में थोड़ी सी माना डालकर टेस्ट करने का फैसला किया। अचानक जमीन कांपने लगी और कप से बैंगनी एनर्जी बाहर निकलने लगी। जून को समझ नहीं आ रहा था कि कप उसकी माना को अब्सॉर्ब कैसे कर पा रहा है। जमीन और ज्यादा हिलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और पेरेंट्स के लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया। जैसे ही कंपन थोड़ा कम हुआ, पेरेंट्स गुस्से में टीचर्स के पास दौड़ पड़े। वे नाराज थे कि उनके बच्चों को इतनी डेंजरस जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तभी एक और जोरदार झटका आया और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। पेरेंट्स चिल्लाने लगे कि उनके बच्चों को तुरंत वापस लाया जाए। कप द्वारा उसकी माना अब्सॉर्ब किए जाने की वजह से जून लगातार इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता रहा। इसी दौरान झाड़ियों से निकलने वाली एनर्जी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उसने इन्फॉर्मेशन विंडो खोली। नूर जो उसे देख रहा था, उसे एक स्पेशल टास्क के लिए सेंटर की तरफ जाना था। टास्क पूरा होते ही उसे एंट्री टिकट मिल जाता। प्रोग्रेस के अंत तक अभी 60 पॉइंट्स बाकी थे। शायद ये वही मैप पीसेस थे और कप ही सेंटर में जाने की था। आसपास का इलाका पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन पेरेंट्स और ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे और इस केओस के लिए जिम्मेदार इंसान को ढूंढने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। ड्रैगन्स आपस में बात कर रहे थे कि उनके मास्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग कितने वीक हैं। जून इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ता रहा। गेट कीपर इसमें दिलचस्पी ले रहा था और यह देखते हुए कि उसने पहले एप्लीकेंट्स को मार दिया था, मैप पीसेस किसी और के हाथ लगने देना नामुमकिन था। जून ने योजी की तरफ देखा और उसे और कैरियल को जिल के पीछे जाने का आदेश दिया। एक ड्रैगन अपने छोटे मास्टर के लिए जान देने को तैयार था, जबकि दूसरा बस और खाना मिलने की खुशी में उछल रहा था। दोनों जॉन और जून से दूर खाने के स्टॉल्स की तरफ चले गए। जॉन अच्छी तरह जानता था कि योजी अपना पेट भरने के बाद ही जिल के पास जाएगा। इसका मतलब था कि उसके पास आराम से मैप पीसेस ढूंढने का पूरा समय था। जिल जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे एक भी पीस नहीं मिला। वह अपने पिता को निराश नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक भीड़ चमक उठा और उसके मन में उम्मीद जागी। लड़की ने पूरी कोशिश की कि यह कोई फेक सिग्नल ना हो, लेकिन बीड उसे सिर्फ एक हड्डी तक ले गया और यह फिर से एक नाकामी साबित हुई। तभी झाड़ियों से आती एक अजीब आवाज ने उसका ध्यान खींचा। डरी हुई ओलिविया झाड़ियों से बाहर गिरी और जिल का नाम चिल्लाने लगी। जिल तुरंत उसके पास पहुंची, अपने कपड़े झाड़े और पूछा कि क्या वह ठीक है। ओलिविया गुस्से में उसके पास आई और बोली कि वह उसे दोबारा ऐसे मत डराया करे। जिल हाफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ओलिविया सच में उसकी चिंता कर रही थी। सहपाठी शर्मा गई, अपनी बाहें मोड़ी और अपने पुराने एटीट्यूड में लौट आई। उसने कहा कि उसे कमजोरों की देखभाल करनी ही पड़ती है। ओलिविया अब भी उसे ऐसा दोबारा न करने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन तभी कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह तुरंत मुड़ी, ओलिविया को अपने ऊपर खींच लिया और हाथ से उसे जमीन पर नीचे करने की कोशिश की। लड़की ने तुरंत फाइटिंग स्टैंस ले ली और अटैकर की तरफ गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों से चारों तरफ धूल उड़ने लगी। धूल के पीछे 2 सिलुएट्स नजर
आए। जैसे ही धुंध छटी, उसमें से योजी बाहर निकला। वह गोलियों के निशान वाली जगह को रगड़ते हुए बड़बड़ाया, पूछ रहा था कि इस जंगल में आखिर ऐसे बेवकूफ कीड़े घूम क्यों रहे हैं। ओलिविया ने तब जाकर ड्रैगन को ठीक से देखा और उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक वही पेट था जिसे उसने पिछली बार देखा था। योजी ने अपनी नाक रगड़ी और जिल से पूछा कि वह जमीन पर क्यों पड़ी है। अब जाकर लड़की ने भी अपनी आंखें खोली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों छोटे वॉरियर्स ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने फैसला कर लिया कि ओलिविया ने जिल को परेशान किया है। ओलिविया को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक तेज एनर्जी ने उसके शरीर को जकड़ लिया और वह हिल भी नहीं पा रही थी। जिल ने हल्के से योजी की तरफ उंगली की और उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने कहा कि ओलिविया उसकी दोस्त है और पिछली बार जब वे मिले थे तो उसने योजी को बहुत क्यूट भी कहा था। इसके बाद जिल ने उसे जाकर माफी मांगने का आदेश दिया, लेकिन ड्रैगन ने साफ इनकार कर दिया। तभी जिल ने आगे कहा कि फिर उसे भी कैरियल की तरह खाना पड़ेगा। बस एक पल में योजी ओलिविया के सामने घुटनों पर बैठ गया। वह माफी मांगने लगा और वादा किया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। कैरियल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि पहले सिचुएशन को समझना चाहिए और उसके बाद ही एक्शन लेना चाहिए। ओलिविया ये देखकर पूरी तरह शॉक थी कि जिल कितनी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को पेट्स की तरह कंट्रोल कर रही थी। तभी अचानक जून उनके पीछे प्रकट हुआ। वह सोच रहा था कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। उसने कहा कि वह बस ये देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। योजी के दिमाग में डरावना लूप चलने लगा। अगर मास्टर को पता चल गया कि योजी अभी अभी आया है और उसने उसकी बेटी की फ्रेंड पर हमला भी किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। जून ने जिल से पूछा कि क्या योजी ने उसकी ठीक से प्रोटेक्शन की। ड्रैगन तुरंत लड़की के पास दौड़ा, अपने पंजे से उसका मुंह ढक लिया और मास्टर को अश्योर किया कि सब बिल्कुल ठीक है। फिर वह ओलिविया के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि उसकी फ्रेंड सेफ है। जून उसे ध्यान से देख रहा था। वह जानता था कि ये क्रीचर अभी हाल ही में यहाँ आया है, लेकिन योजी की किस्मत अच्छी थी। ओलिविया ने ड्रैगन को गले लगाया और उसकी बात की पुष्टि कर दी। जब लड़कियां ड्रैगन्स के साथ बिजी थीं, जून ने अपनी स्टेटस विंडो खोली। इस समय तक उसे मैप के पूरे 66 पीसेस मिल चुके थे। उसने सब पीसेस अपनी जेब में रख लिए और सोचा कि अगर वह शाम को यहाँ वापस आया तो कब से सील हटा सकता है। फिर हीरो लड़कियों के पास गया और कहा कि अब इकट्ठा होने का टाइम हो गया है और उन्हें वापस जाना होगा। जिल रोने लगी। उसे एक भी पीस नहीं मिला था। जून ने अपनी बेटी को हौसला दिया। इस बार वह बस अनलकी थी, अगली बार सब कुछ जरूर ठीक होगा। वे घर पहुंच चुके थे, स्वादिष्ट खाना खा चुके थे और साथ में मूवी देखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जून कहीं जाने वाला था। जिल ने हैरानी से पूछा कि वह रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है। हीरो ने कहा कि वह बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन जिल उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी। उसने उससे आज कहीं न जाने की रिक्वेस्ट की। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जून ने टीवी के पास बैठे ड्रैगन की तरफ देखा और सब समझ गया। वह हॉरर मूवी से बहुत डर गई थी। उसी पल योजी और जिल दोनों ने उसके पैर पकड़ लिए और रोने लगे कि वह न जाए। जून ने सबको शांत रहने को कहा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने योजी की तरफ देखा और साफ कहा कि असल में वह जरा भी डरा नहीं था और उसके इस ड्रामा की पनिशमेंट के तौर पर वह ड्रैगन को अपने साथ ले जाएगा। अब जिल भी उससे विनती करने लगी कि वह उसे भी साथ ले चले, लेकिन यह बहुत डेंजरस था, इसलिए जून ने मना कर दिया और बदले में जल्दी लौटने का वादा किया। जिल को जानना था कि जल्दी का मतलब कितना जल्दी। उसके पिता ने कहा कि टैक्सी से आने जाने में करीब 2 घंटे लगेंगे। वह फिर से चीख पड़ी। अगर पूरे 2 घंटे लग गए तो वह सच में डर से बेहोश हो जाएगी। जब उससे पूछा गया कि उसे कितना टाइम ठीक लगेगा तो उसने 2 उंगलियां उठाई और बोली 20 मिनट्स। योजी हंसते हुए पूछता है कि क्या उसे जरा सा भी अंदाजा है कि उसने 2 घंटे 20 मिनट की दूरी कैसे इमेजिन कर ली। अगले ही पल वह डरावने चेहरे के साथ उसके बहुत पास झुक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान इस सवाल के जवाब पर टिकी हो। जून उसके सिर पर हाथ फेरता है और वादा करता है कि वह जितनी जल्दी हो सके लौटेगा। उसके साथ कैरियल रहेगी जो किसी से नहीं डरती और हर वक्त उसके पास रहेगी। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। जिल डर के मारे कैरियल को पकड़ लेती है और रोने लगती है। जून बिना समय गंवाए सबसे तेज रास्ता चुनता है। वह योजी को अपनी बाहों में उठाता है और लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए रिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। योजी सुझाव देता है कि वह उस पर सवार हो जाए क्योंकि इससे और तेजी आ सकती है, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा अटेंशन खींचने वाला होता। ड्रैगन हवा में झंडे की तरह लहराता रहता है और सोचता है कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। जून बताता है कि जिस फिशरमैन से वे दिन में मिले थे उसकी जगह पर एक मॉन्स्टर है और उन्हें लगभग 5 मिनट में उसे खत्म करना होगा क्योंकि जिल घर पर अकेली है और बहुत डरी हुई है। ड्रैगन सोच में पड़ जाता है, क्या सच में कोई गॉड या मॉन्स्टर ऐसा हो सकता है जो जॉन के सामने 5 मिनट तक टिक पाए। करीब 10 मिनट बाद वे रिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। जून सीधे उस कीमती कटोरे की तरफ बढ़ती है। योजी चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता। ये बात उसे अजीब लगती है। जून उसे थोड़ा रुकने के लिए कहती है और इकट्ठा किए गए सारे टुकड़े कटोरे में डाल देती है। कटोरा जोर जोर से कांपने लगता है और उसमें से बैंगनी रंग के भंवर निकलने लगते हैं। ड्रैगन डरकर जून के पीछे छिप जाता है। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई मॉन्स्टर स्पॉन होने वाला हो, बस लाइट निकल आए तो सब परफेक्ट हो जाए। और उसी पल जमीन से तेज रोशनी फूट पड़ती है जिससे सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। रोशनी धीरे धीरे एक फेरी का रूप ले लेती है, बिल्कुल बच्चों की कहानी वाली परी जैसी। वह
वह जून और योजी को ध्यान से देखती है क्योंकि उन्हीं दोनों ने उसे सील से फ्री किया था। वह बताती है कि वह ट्यूटोरियल की एडमिनिस्ट्रेटर है और एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी चेक करना उसका काम है। योजी मुस्कुराते हुए तंज कसता है और पूछता है कि ये उड़ने वाली चीज आखिर है क्या। परी चीख पड़ती है। तभी ड्रैगन यशायाह सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि ड्रैगन अभी डीप स्लीप में होंगे, इसलिए ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। इन बातों से योजी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वह कैजुअली सुझाव देता है कि इसे पकड़कर घर ले चलते हैं। नूर्स पीछे हट जाती है। वह सिर्फ लोवेस्ट लेवल सेंटर की गार्ड थी और यशायाह का सामना नहीं कर सकती थी। वह उन्हें रोकती है और पूछती है कि क्या ये वही ड्रैगन है जो सेंटर में पैदा हुआ था और आखिर ये एक नॉर्मल इंसान के ऑर्डर क्यों मान रहा है। ड्रैगन को समझ ही नहीं आता कि उसका जन्म कहाँ हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। योजी गुस्से में भर जाता है। चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अब तक किसी एनिमी ने उसे पकी हुई रिब्स तो नहीं खिलाई थी। जून अपने फोन पर टाइमर देखती है और पूछती है कि क्या नरगिस उन्हें कुछ और जरूरी जानकारी दे सकती है। उसके पास बात करने का बिल्कुल समय नहीं था। वह एक सपोर्ट ऑर्ब निकालती है और उसमें मैना भरना शुरू कर देती है। गेंद काले और नीले रंग की एनर्जी से भर जाती है और कुछ ही सेकंड में एक जायंट सोर्ड में बदल जाती है। जून वार करने के लिए तलवार घुमाने ही वाला था कि अचानक परी चीखते हुए माफी मांगने लगती है। नरगिस घबराकर चिल्लाती है कि अगर वे उसे मार देंगे तो वे सेंटर पर आगे अटैक नहीं कर पाएंगे। जून तलवार रोक लेती है और पूछती है कि क्यों। परी समझाती है कि अगर ट्यूटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर मर गई तो कोर के अगले फ्लोर का रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन जून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एकेडमी एंट्री टिकट चाहिए था। नरगिस उनके पैरों में गिर जाती है। वह अपने घमंडी व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी उनके सामने एक मिस्टीरियस बैग प्रकट होता है और स्टेटस विंडो दिखाती है कि नायक को नरगिस की अप्रूवल मिल चुकी है। जून तलवार छोड़ देती है और वह जमीन में धंस जाती है। वे बैग और टिकट उठाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। योजी क्यूरियोसिटी में उन्हें छकने की कोशिश करता है। नरगिस आंखें बंद कर लेती है और अपने एंड का इंतजार करती है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा होता है। वह धीरे से आंखें खोलती है और देखती है कि जून एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में ड्रैगन लेकर शांत शांत चला जा रहा है। जून बस यही सोचता है कि टिकट सौंप देगा और उसका काम खत्म, बाकी सब हंटर्स संभाल लेंगे। उसी समय सेंटर के एंट्रेंस पर बिहेमोथ गिल्ड ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि असली एंट्री गेट कब खुलेगा। जोनाथन बताता है कि इस बार मिशन खत्म हो चुका है और उन्हें प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देने वापस जाना होगा। वह ये भी कहता है कि जल्द ही एक्स्ट्रा सोल्जर्स पहुंचेंगे जिससे उनकी टीम को राहत मिलेगी। रिकी सोर्ड एम्परर से पूछता है कि क्या वे सपोर्ट भेजेंगे। जोनाथन साफ साफ कह देता है कि ये दूसरे गिल्ड्स के हंटर्स होंगे, इसलिए उनके साथ बदतमीजी मत करना। रिकी बोलता है कि उसकी माँ भी इतनी कंप्लेंट नहीं करती। क्लो मजाक में पूछती है कि क्या इसी वजह से उसका नेचर इतना खराब है। रिकी तुरंत पलटकर कहता है कि वह उसके पेरेंट्स के अपमान के लिए रिटर्न अपॉलॉजी लिखवाएगा। अगले दिन फॉल्ट डिपार्टमेंट से कॉल आता है। नेट किसी से बात करता है और कहता है कि वह सारी जानकारी जून को दे देगा। कॉल रखने के बाद वो जॉन से पूछता है कि क्या उसने रिफ्ट की बेसिक ट्रेनिंग ली है। जॉन जवाब देता है नहीं। तो नेट कहता है कि अगले मंडे उसे ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि वो हंटर एकेडमी में लेक्चर देने वाला है। जॉन सिर हिला देता है क्योंकि ये ट्रिप प्रेसिडेंट से मिलने का अच्छा मौका था। केट चिल्लाती है कि अगले मंडे उसका रैंक असेसमेंट है। जून उसके साथ चलने की पेशकश करता है। केट मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या उसके बाद वे डिनर पर जा सकते हैं। जून को याद आता है कि कुछ हफ्ते पहले उसने सिर्फ दोनों के लिए डिनर का प्रॉमिस किया था। वह खुशी खुशी मान जाता है। केट सजेस्ट करती है कि काम खत्म होने के बाद वे एंट्रेंस गेट पर देंगे। अगले मंडे जून ट्रेनिंग लेक्चर्स के लिए पहुंचता है। वह मॉर्निंग क्लास में बैठा होता है और लेक्चरर लंच ब्रेक दे देता है और लेट न होने की वार्निंग भी देता है। जून अपना बैग उठाता है और बोलता है अब एंट्री टिकट देने का टाइम आ गया है। वह प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पहले से कोई मौजूद होता है। एक असिस्टेंट उसे देख लेता है और दौड़कर उसके पास आता है। वह कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसे बुला सकता है। जून उसे रियश्योर करता है और बताता है कि वह वैसे भी बेसिक ट्रेनिंग के लिए ही आया है। वह आदमी हैरानी से जून को देखने लगता है, सोचते हुए कि उस जैसे इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी। जून शांति से उसे बैग पकड़ा देता है और कहता है कि इसे एड्रियन को दे देना। इतना कहकर हीरो लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है कि क्लास में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सहायक बैग खोलता है और उसके अंदर से पिंक लाइट निकलती है। वह एक अजीब सा कागज निकालता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वो आखिर है क्या। स्टडी हॉल में लेक्चरर दोपहर का लेक्चर शुरू कर चुका था। जून के बगल में बैठी लड़की उसे बहुत ध्यान से सब कुछ लिखते हुए देख रही थी। आखिरकार वह बातचीत शुरू करती है और पूछती है कि वह अपना खाली समय इतना वेस्ट क्यों कर रहा है। जून जवाब देता है कि उसे एरर्स हैंडल करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी मेमोरी भी कुछ खास नहीं है, इसलिए सब कुछ लिख लेना ही सेफ ऑप्शन है। लड़की अपनी डेस्क पर लेट जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लोगों का एटीट्यूड हमेशा ही भयानक रहता है। तुम कोई मिस्टर जून थोड़ी हो, वह आगे कहती है। जब जून पूछता है कि वह किसकी बात कर रही है तो लड़की चिल्ला उठती है, फेमस जून को कौन नहीं जानता। वह बताती है कि वह एक लेजेंडरी इंसान है जिसने साबित कर दिया कि एक इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी सबके बीच रिस्पेक्ट पा सकता है। उसने बिना एक भी मौत के एस रैंक डंजन क्लियर किया और एरोगेंट हंटर
हंटर्स को उनकी जगह दिखा दी। इतना कहने के बाद वह एक्साइटेड होकर बोलती है कि वह उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती है। तभी लेक्चर हॉल का दरवाजा खुलता है। अध्यक्ष का असिस्टेंट अंदर आता है और उसके ठीक पीछे प्रेसिडेंट खड़े होते हैं। असिस्टेंट जून की तरफ उंगली करके चिल्लाता है कि यह आदमी सच में बेसिक ट्रेनिंग लेने आया है। प्रेसिडेंट लेक्चरर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे एक बेहद जरूरी काम से आए हैं। जून मन ही मन सोचता है कि प्रेसिडेंट को अब तक समझ जाना चाहिए था कि उसे अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। एड्रियन स्टडी डेस्क के पास आता है और जून के ऊपर झुक जाता है। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपस में पूछने लगते हैं कि इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया जो प्रेसिडेंट खुद यहाँ आ गए। प्रेसिडेंट अचानक आने के लिए मिस्टर जून से माफी मांगते हैं। उसी पल ऑडियंस में बैठे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज छोटे बच्चों जैसे हो जाते हैं। उन्हें अब जाकर एहसास होता है कि उनके सामने खड़ा इंसान वही लेजेंडरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। जून गहरी सांस लेता है। उसे साफ लग रहा था कि वह अब लेक्चर पूरा नहीं कर पाएगा। वह खड़ा होता है और लेक्चरर की तरफ बढ़ता है। माफी मांगते हुए वह जाने की परमिशन मांगता है। लेक्चरर असमंजस में पड़ जाता है। ऐसे इंसान को मना भी कैसे करे। आखिरकार वह एहतियात के तौर पर उसे जाने देता है। पूरा लेक्चर हॉल हैरानी से उन दोनों को देखता रहता है जब वे प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। जून के बगल में बैठी लड़की अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जून खुद उसके पास बैठा था। वह सोच रही थी कि वह तो बस एक हैंडसम स्ट्रेंजर है। दरवाजा जोर से बंद होता है और बाहर खड़े लोग अभी हुए सीन पर सोचने लगते हैं। जून प्रेसिडेंट से कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो फ्यूचर कोऑपरेशन मुश्किल हो सकता है। एड्रियन फिर से माफी मांगता है, लेकिन एंट्री टिकट इतना जरूरी था कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह वादा करता है कि जो भी लोग उस सीन के गवाह बने हैं वह सबसे माफी मांगेगा। जून उसे ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि एड्रियन उसकी बात समझ तो रहा है, लेकिन इसे दोबारा होने से रोकना जरूरी है। एड्रियन अपने ऑफिस का दरवाजा खोलता है। वह जानता था कि इस तरह आना ऑकवर्ड था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीहेमोथ गिल्ड के मेंबर्स जो अभी सेंटर से लौटे थे पहले से ही ऑफिस में मौजूद थे। क्लो हैरानी से जून को देखती है और समझ नहीं पाती कि एक नॉर्मल इंसान उनसे मिलने क्यों आया है, लेकिन जोनाथन उस नए आदमी को तुरंत पहचान लेता है। स्वॉर्ड एम्परर मैनेजर के पास दौड़ता है और उससे हाथ मिलाने लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एंट्री टिकट ढूंढने वाला खुद जून होगा। इसके अलावा किसी को यह भी नहीं पता था कि एंट्री टिकट एक बिल्कुल अलग जगह पर मिल सकता है। क्लो रिकी से पूछती है कि क्या वह ठीक से खड़े होकर ग्रीट करेगा। रिकी एंट्री टिकट को हाथ में घुमाने लगता है। क्या सच में सबको लग रहा था कि ये फेक नहीं है? प्रेसिडेंट उस पर चिल्लाते हैं, उसे तुरंत रुकने को कहते हैं और जून से माफी मांगते हैं, लेकिन जून उसे बस एक बड़ा बेवकूफ कह देता है और साफ कहता है कि अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। एड्रियन और जोर से चिल्लाने लगता है। उसका बिहेवियर सारी लिमिट्स पार कर जाता है। जोनाथन और क्लो अपने साथी को शांत कराने की कोशिश करते हैं और जून से माफी मांगते हैं। जून हल्की सी मुस्कान देता है। उस वक्त रिकी मूर्ख मार्केट के किसी छोटे मोटे लुटेरे जैसा लग रहा था। वह अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाता है और उनमें मना भरने लगता है। जोनाथन के बोलते समय जब कोई हंसता है तो रिकी भड़क जाता है। फिर वह खुद हंसता है और कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमेशा हंटर्स की पीठ पीछे छुपते हैं, इसलिए उन्हें असली दर्द का अंदाजा नहीं होता। रिकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी ताकत दिखाने का ऑफर देता है और गन निकालकर उस पर तान देता है। गन की नोक जून से बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर रुकती है, लेकिन जून हिलता तक नहीं। रिकी पूछता है कि क्या अब उसे समझ आ रहा है कि वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह हथियार नीचे रख देता है, उसके कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि वह किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मारेगा। एड्रियन ये सब देखता रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। रिकी हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि अब वक्त आ गया है इन फ्रॉड्स को सबक सिखाने का। जून प्रेसिडेंट की तरफ मुड़कर कहता है, लगता है तुमने अपने पपी की परवरिश ठीक से नहीं की। क्लो और जोनाथन सन्न रह जाते हैं। एक तरफ रिकी का बिहेवियर सच में गलत था, दूसरी तरफ इन शब्दों से एक नया बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता था। रिकी गुस्से से भर जाता है और जून से पूछता है, क्या तुम सच में इस पप्पी के हाथों मरना चाहती हो? जून ने जवाब में बस हल्की सी मुस्कान दे दी। उसे पूरा भरोसा था कि यह आदमी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। रिकी अचानक फ्रीज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका शरीर हिल तक नहीं पा रहा था। जून ने माना कि एक और वेव छोड़ी और एस रैंक हंटर सीधे उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अगले ही पल उसकी सांसें अटकने लगी। वह अपनी आखिरी ताकत से दया की भीख मांगने लगा। हीरो ने ठंडे स्वर में कहा कि वह जिंदा बचेगा, लेकिन उसे ये बात याद रखनी होगी, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैनेजर उसके चारों तरफ घूमता है, सोफे पर बैठ जाता है और क्लो अपने साथी को होश में लाने की कोशिश करती है। जोनाथन पूरी तरह शॉक्ड था। इस आदमी ने सिर्फ अपनी एनर्जी से एस रैंक हंटर को दबा दिया था। जून ने सीधे पूछा कि अब वह सुन सकता है या नहीं कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। एड्रियन जानती थी कि हीरो को लंबी बातें पसंद नहीं है, इसलिए उसने बिना घुमाए फिराए बात रखी। वह चाहता था कि जून सेंटर पर होने वाले अटैक में उसकी टीम का हिस्सा बने। जून ने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया। वह अटैकिंग टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। अध्यक्ष को पता था कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसने एंट्री टिकट के लिए धन्यवाद दिया और एकेडमी के लिए किए गए उसके सारे कामों के बदले एक लिफाफा थमा दिया। जून और भी ज्यादा नाराज हो गया। रिश्वत लेने पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एड्रियन ने हाथ हिलाकर समझाया कि ये रिश्वत
नहीं, सिर्फ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है। हालांकि जून अब भी हंटर एकेडमी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखना चाहता था। उसने रिक्वेस्ट की कि आगे से वह जो भी मांगे अध्यक्ष उसे एक्सेप्ट करे। जोनाथन तुरंत समझ गया। इन शब्दों का मतलब था कि भविष्य में जून सच में हंटर एकेडमी का हेड बन सकता है। बिहीमथ गिल्ड के विरोध के बावजूद एड्रियन ने यह रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन बदले में कुछ मांगने की बात कही। जून ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अभी फिलहाल रिफ्ट में कई हंटर्स मारे जा चुके थे और सेंटर की डिफिकल्टी नॉर्मल रिफ्ट से कई गुना ज्यादा थी। उसने रिक्वेस्ट की कि कम से कम सेंटर में हंटर्स की अननेसेसरी डेथ्स रोकी जाए। जून ने जवाब दिया कि वह इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। एड्रियन ने ताली बजाई और वादा किया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। हीरो खड़ा हो गया। बाकी बातें बाद में हो सकती थी, अभी उसे ट्रेनिंग पर लौटना था। जाने से पहले उसने रिक्वेस्ट की कि आगे से ऐसे एक्शन से बचा जाए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। इतना कहकर वह ऑफिस से निकल गया। अंदर मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। ये मीटिंग सच में बहुत टेंस रही थी। अध्यक्ष पीछे टिककर बैठ गया और पूछने लगा कि क्या उन्होंने लेटेस्ट न्यूज देखी है। आखिरकार उनके सामने वही जून था जो एस रैंक रिफ्ट का कमांडर बना और जिसने अकेले बॉस मॉन्स्टर का सामना किया। इतना ही नहीं, उसने बॉस को 1 मिनट से भी कम समय में मार दिया था। क्लो घबरा गई और अध्यक्ष से पूछ बैठी, क्या वह सच में इंसान है? जोनाथन अंदर ही अंदर गुस्से में था। पहली मुलाकात में उसी ने जून को समझाया था कि ताकत न होने पर परेशान न हो। बाकी सबके उलट जून सिर्फ इस बात को लेकर परेशान था कि उसकी दोपहर की क्लास के कुछ हिस्से मिस हो गए थे। वह लेक्चर हॉल में वापस आ गया जहां अब ज्यादातर लोग जा चुके थे। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तभी लेक्चरर की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा कि क्योंकि वह किसी जरूरी काम से बाहर गया था, इसलिए किसी को उसके लौटने की उम्मीद नहीं थी। जून ने लेक्चर के दौरान पैदा हुई परेशानी के लिए माफी मांगी, लेकिन लेक्चरर मुस्कुराया। उसने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, खास तौर पर तब जब उसने प्रेसिडेंट की परमिशन से अपनी पढ़ाई पूरी की हो। जून ने उन्हें प्रणाम किया और समझदारी के लिए धन्यवाद दिया। लेक्चरर ने उसे एक बॉक्स दिया। ये वही बॉक्स था जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है। अक्सर इनमें नॉर्मल आइटम्स ही निकलते थे, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी। केट पहले से कॉरिडोर में उसका इंतजार कर रही थी, पूरी तरह खुश और चमकती हुई। जून ने पूछा कि वह कब से इंतजार कर रही है। केट बोली कि वह अभी अभी आई है और अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी। उसने हंटर इवैल्यूएशन फॉर्म निकाला और बताया कि अब वह बी रैंक बन चुकी है। जून अपनी एम्प्लॉय के लिए खुश था, लेकिन उसने साफ कहा कि यह सब उसकी मेहनत का रिजल्ट है। एकेडमी का सारा काम खत्म हुआ और वे साथ में लंच करने चले गए। अच्छे मूड में लंच करने के बाद जून घर लौट आया। घर में सब लोग ट्रेनिंग के दौरान मिले बॉक्स के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जून ने जिल से कहा कि वही बॉक्स खोले, लेकिन उसने मना कर दिया। वह पहले भी कई बॉक्सेस खोल चुकी थी और उसके बैड लक हैंड्स की वजह से उसे हमेशा लो रैंक आइटम्स ही मिले थे। योजी जोर जोर से हंसने लगा और बार बार कहने लगा कि उसके हाथ सच में खराब है। लड़की उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाई कि यह उसकी सोच की फेलियर है, उसके हाथों की नहीं। जून ने बिना देर किए खुद बॉक्स खोल दिया। अंदर से रेड लाइट निकली। जिल बोली कि कम से कम येलो लाइट तो होनी चाहिए थी, वरना ये फेक है। अचानक बॉक्स और ज्यादा चमकने लगा। लाइट हल्के ब्लू में बदल गई और पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा रंग जिल ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन लाइट यही नहीं रुकी, वह बदलती रही और अब पर्पल हो गई। कहते हैं ब्लू लाइट दिखे तो जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, लेकिन पर्पल तो रात 9 बजे की ब्रेकिंग न्यूज जैसा था। जिल ने पूछा कि क्या उसके पिता को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने बस इतना कहा, सब ठीक लग रहा है। बॉक्स से म्यूजिक बजने लगा और एक वॉइस अनाउंस करती है, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड। जून को समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा है या बुरा, क्योंकि उसे कोई खास पावर फील नहीं हो रही थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत एमरल्ड ग्रीन किताब थी। स्टेटस विंडो में दिखा कि यह सेंटर को डेडिकेटेड एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिसे पढ़ने से मैजिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगी। जून को अजीब लगा। उसे सेंटर से जुड़ी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस मिली थी, उसी सेंटर की जिसकी वे बात कर रहे थे। नूर्ज ने कहा कि ड्रैगन्स सेंटर में ही पैदा हुए थे। जून ने योजी की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे पता है ये सब क्या है। ड्रैगन को कुछ भी नहीं पता था। जून ने उसे घूर कर देखा, जैसे उसे शक हो कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन सच में ड्रैगन को कुछ भी नहीं पता था। कैरियल ने भी साफ कहा कि उसे भी सेंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सच में वहीं पैदा हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जिल ने बताया कि यह बॉक्स आमतौर पर सिर्फ लो रैंक आइटम्स ही ड्रॉप करता है और उसने कभी भी इनहेरिटेंस आइटम के बारे में नहीं सुना था। कैरियल ने सोचा कि उसने पहली बार अपने मास्टर को किसी चीज में इतना इंटरेस्टेड देखा है। क्या मास्टर सच में सेंटर जाने वाला है? यूजी ने किताब में इंटरेस्ट खो दिया क्योंकि वह खाने की चीज नहीं थी और फिर वह सोने चला गया। जिल भी उसके पीछे चली गई क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि आज सोने से पहले वह अपने टीथ प्रॉपरली साफ करेगा। जून खड़ा हुआ और बोला कि वह खुद इंश्योर करेगा कि दांत साफ हो। उसी पल योजी जिल से चिपक गया और चिल्लाने लगा कि वह टीथ साफ करने के लिए रेडी है और उसके साथ ही करेगा। लेकिन जून ने उसे उसके पंखों से पकड़ लिया। आज ये काम मेन मास्टर के साथ ही होगा। हीरो ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम की तरफ चल दिया। जिल और कैरियल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अगली सुबह ड्रैगन टीवी के सामने बैठा था और बुरी तरह इरिटेटेड था। उसका कहना था कि आजकल सारे ड्रामास एक जैसे ही होते हैं। योजी और भी ज्यादा नाराज था। राइटर से कुछ नया लाने की मांग कर रहा था और लगातार चैनल चेंज कर रहा था। तभी फ्रंट डोर का लॉक खुलने की आवाज आई। कैरियल अलर्ट हो गया। छोटा मास्टर अभी
स्कूल में था और बड़ा मास्टर इतनी जल्दी कभी नहीं लौटता। क्या कोई चोर आ गया? योजी ने अपने दांत दिखा दिए। कल रात उसने ठीक से टीथ साफ नहीं किए थे, इसलिए उसका स्ट्रेस अब भी कम नहीं हुआ था। दरवाजा खुला। ड्रैगन चिल्लाया कि वह चोर को सजा देगा और उसकी तरफ उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह सीधे उस चोर के हाथों में जा गिरा जो अभी अभी घर में घुसा था। जून को क्यूरियोसिटी हुई कि ये ड्रैगन अब फिर क्या कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे कल के स्ट्रेस को लेकर योजी की बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी। हीरो ने उसका थूथन थोड़ा और दबाया। ड्रैगन चिल्लाया कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था। जून योजी को पकड़े खड़ा था। उसी समय कैरियल शांति से हॉलवे में आया और अपने मास्टर को प्रणाम किया। आखिरकार तीनों किचन में पहुंच गए। योजी सोच रहा था कि मास्टर काम से इतनी जल्दी क्यों लौट आया। बिना जवाब सुने ही वह रोने लगा, यह सोचकर कि शायद उसे जॉब से निकाल दिया गया है। जून ने उसे शांत किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को उसकी क्वार्टो में एक बिजनेस ट्रिप है और वह बस सामान पैक करने आया था। कैरियल चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जून ने कहा कि थोड़ी देर बाद वह खाना बनाना शुरू करेगा, लेकिन पहले सफाई करेगा। उसने बेडरूम से शुरुआत की, लेकिन अंदर जाकर देखा कि वह पहले से ही पूरी तरह साफ था, इसलिए उन्होंने सफाई छोड़कर कम से कम लॉन्ड्री करने का फैसला किया। लेकिन जब जून ने लॉन्ड्री रूम में काम निपटा लिया तो कार्सन ने बताया, जब बड़ा मास्टर काम पर होता है तो छोटा मास्टर घर के सारे काम करता है और स्कूल भी जाता है। जून जानता था कि जिल नॉर्मल स्कूल गर्ल्स से अलग है, लेकिन उसे इतना अलग होने की उम्मीद नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ एक काम बचा था, खाना बनाना। जून लगभग खाना बना चुका था तभी जिल घर लौट आई। उसने एक चम्मच चखा और लड़की के लौटने से खुश हो गया। जिल हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतनी जल्दी घर आ जाएंगे। जून ने बताया कि वह शाम को बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए उसने खाना बनाया। लड़की टेबल पर बैठी और सबको बॉन एपेटिटून कहा। जून ने भी बॉन एपेटिटून कहा और पूछा कि उसने पॉकेट मनी क्यों नहीं मांगी। जिल ने जवाब दिया कि उसे पॉकेट मनी पहले ही मिल चुकी है। पिछले महीने उसे 7,20,000 वन मिले थे। उसने बताया कि उसने वैक्यूम क्लीनर और ड्रायर खरीदा है और एक्सपेंसेस का हिसाब देने लगी। जून ने उसे बीच में रोक दिया। ये अलाउंस था, मतलब उसका पर्सनल मनी। उसने समझाया कि हो सकता है उससे दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़े। जिल ने कहा कि उसे कैरियल और योजी के साथ घर पर रहना ज्यादा पसंद है। जून ने बस इतना कहा कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है और अगर उसे कभी पर्सनल मनी चाहिए तो वह जरूर बताए। इसके बाद उसने कोट पहना, बैग उठाया और कहा कि अब उसे निकलना होगा। योजी के मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि अब मास्टर का खाना उसका खाना बनने वाला था। वह कैरियल पर घमंड कर रहा था क्योंकि कैरियल अब घर से जा चुकी थी। जून रास्ते से गुजर ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। उसे नहीं लगा कि वह उसका नाम है, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की उसके पीछे दौड़ी और साथ घूमने चलने को कहा। लड़की आखिरकार उसके सामने आकर रुकी। उसने उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की। जून ने ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया कि वह कौन है। बैंगनी बाल और गुलाबी आंखों वाली एक छोटी लड़की ने कहा कि वह कैरियल है। ड्रैगन ने बताया कि उसे ये फॉर्म पसंद नहीं है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन इससे अटेंशन कम जाता है। आसपास की भीड़ हैरानी से देख रही थी जब छोटी लड़की उस आदमी को बुला रही थी। जून ने नोटिस किया कि कुछ लोग नाराज नजरों से उन्हें देख रहे हैं। उसने कैरियल को पीछे से गले लगाया और कहा कि वे पहले कहीं और चलें। उसी पल एक भारी आदमी का हाथ जून के कंधे पर पड़ा। उसने कहा कि उसका डेस्टिनेशन पुलिस स्टेशन है। जून ने कामली समझाने की कोशिश की कि मामला इतना सीरियस नहीं है, लेकिन आदमी नहीं माना। उसने कहा कि शांति से उसके पीछे चलो क्योंकि वह बच्ची के सामने खून नहीं बहाना चाहता। उसने जून का कोट पकड़ते हुए कहा कि अगर लड़की यहाँ न होती तो वह उसे कब का मार चुका होता। अचानक एक बच्चे के हाथ ने उस विशाल आदमी का गला जोर से दबा दिया। लड़की को क्यूरियोसिटी थी कि यह छोटा सा इंसान मास्टर से बात करते हुए इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। जून ने कार्सियल को रुकने को कहा, लेकिन उसे पता था कि यह आदमी अपनी लिमिट्स पार कर चुका है। जून ने गहरी सांस ली। अगर वे यहाँ रुके तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसने फैसला किया कि वह सिचुएशन खुद हैंडल करेगा। उसने कार्सियल को उठाया और आगे बढ़ गया। उसने आसपास के लोगों को देखा और समझ गया कि सब कुछ अजीब लग रहा है। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उसने एक पासिंग टैक्सी रोकी और तुरंत वहाँ से निकल गया। कार में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा कि उन्हें माउंट सॉर्ड ले चले। ड्राइवर ने बिना सवाल किए गाड़ी बढ़ा दी। कुछ घंटों बाद वे वहाँ पहुंच गए। जून ने किराया दिया और वे नीचे उतर गए। कार्सियल टैक्सी फेयर को लेकर नाराज थी। इतने पैसों में तो ढेर सारा खाना आ सकता था। जून ने उसे शांत किया और समझाया कि इस फॉर्म में रहते हुए वह उसे मास्टर नहीं कहे। ड्रैगन डर गया। वह नहीं चाहता था कि मास्टर उसे घर से निकाल दे। जून ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ऐसा नहीं करेगा। फिर उसने खुश पिता बेटी की तरह एक्ट करते हुए कैरल से कहा, जब वह लड़की के रूप में हो तो उसे फादर कहकर बुलाए। यही एक तरीका था ताकि अगर कोई उनकी बात सुन ले तो कोई गलतफहमी ना हो। कैरियल मुस्कुराई और बोली कि उसे जून को पिता कहने में खुशी होगी। दरार में जाने से पहले जून ने ब्रेकफास्ट करने का सुझाव दिया, लेकिन कैरियल परेशान थी क्योंकि वह अपने साथ खाना लाना भूल गई थी। अगर वह इस तरह डॉग फूड खाने लगता तो जॉन को पक्का पुलिस स्टेशन जाना पड़ता। इसीलिए उसने पास के एक ढाबा पर ब्रेकफास्ट करने का सजेशन दिया। जॉन ने दोनों के लिए रमेन का एक बोल ऑर्डर किया। ये वो खाना था जो उन्होंने घर पर कभी नहीं खाया था। जिल ने हमेशा ऐसा जंक फूड खाने से मना किया था, ये बोलकर कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आज उनके पास इसे
ट्राई करने का बस यही एक चांस था। हीरो को खुद नहीं पता था कि कैरियल को रामेन पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि घर पर वो बस नॉर्मल खाना ही खाता था। लेकिन जैसे ही कैरियल ने रामेन छक्का, उसकी आंखें चमक उठी। उसे ये बहुत पसंद आया। जून के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। अब जून ने आखिरकार वो सवाल पूछने का फैसला किया जो काफी देर से उसके दिमाग में था, कि आखिर ड्रैगन उसका पीछा क्यों कर रहा है। हालात ऐसे थे कि वो अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया था। कैरियल ने उल्टा जून से पूछा कि क्या वो सेंटर अकेले जाने वाला है। जब जून ने इनडायरेक्टली उसकी बात कंफर्म कर दी तो करियल की आवाज ऊंची हो गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी। करियल ने टेबल पर मुट्ठी मारी। उसे पता था कि सेंटर के अंदर कोई बहुत डेंजरस पावर मौजूद है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या है। जून ने लड़की के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और उसकी चिंता के लिए थैंक्स कहा। उसने कहा कि वो अकेले भी हैंडल कर सकता है, लेकिन कैरियल ने साफ कह दिया कि अगर पोप को कुछ हो गया तो सब दुखी होंगे, इसलिए वो उसके साथ जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। आखिरकार जॉन मान गया। उन्होंने रैमेन खत्म किया और सेंटर की तरफ निकल पड़े। करीब 30 मिनट बाद वो माउंट सोर्ट पर बने सेंटर के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। सेंटर वाकई बहुत विशाल था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अंदर जाने से पहले हेजिटेट नहीं कर रहा था। अगले ही पल वो एक हग पिट में गिरने लगे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि गिरना कब रुकेगा। जब वो नीचे पहुंचे, जून को समझ आ गया कि रियल एंट्रेंस में जाने से पहले सब लोग यहीं आते हैं। बेहिमत गिल की स्टोरी सुनने के बाद भी आसपास का माहौल सरप्राइजिंगली काफी शांत था। जून ने कहा कि आज जब वो रियल एंट्रेंस में जाएंगे तो कैरियल को एक चीज की जरूरत पड़ेगी। उसने उसे एक एंट्री टिकट दिया और कहा कि सही जगह पहुंचते ही सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर्स के अचानक आने की बात सच साबित हो गई। उनके पीछे एक मैसिव ब्लू टाइटन खड़ा था। कैरियल चिल्लाया और बोला कि मालिक उसके पीछे छिप जाए। वो इस मॉन्स्टर से खुद डील करना चाहता था। उसने अपने पंजों से आग बरसानी शुरू कर दी। जून ने उसे रोका और सीधे उसके फायर वाले पंजे को पकड़ लिया। ड्रैगन घबरा गया। वो भीख मांगने लगा कि उसे छोड़ दे, क्योंकि ऐसे में वो खुद पिघल सकता था। जून के चारों तरफ डार्क ब्लू माना के क्लाउड्स घूमने लगे। उसने कैरियल से कहा कि मॉन्स्टर्स की चिंता न करे। जून ने अपनी मुट्ठी भींची और सामने एक शील्ड बनने लगी। उसे इस वीकेंड कुछ चीजें सेटल करनी थी और बेहतर था कि वो सब खुद जल्दी निपटा ले। अगले ही पल उसने एक जबरदस्त पंच मारा और टाइटन को दो हिस्सों में काट दिया। जायंट बॉडी गिर पड़ी और धूल का एक बड़ा गुबार उठ खड़ा हुआ। जॉन को खुद लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा फोर्स लगा दी थी। उस इम्पैक्ट से क्रैक के अंदर पानी तक कांपने लगा। दूर कहीं एक मरमेड ने इस एनर्जी को महसूस किया। क्या कोई नोवर सच में सेंटर में एंटर कर चुका था? अगर उसकी एनर्जी यहाँ तक महसूस हो रही थी तो ये कॉम्पिटिटर काफी स्ट्रॉन्ग था। उसने सोचा शायद वो बोर्ड हो रही थी और लंबे टाइम बाद उसे कोई पावरफुल टॉय मिल गया था। कैरियल ने जून से पूछा कि वो एंट्रेंस कहाँ है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जून ने कहा कि जो एनर्जी वो फील कर रहा है उससे लगता है कि वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के बीच एक रेड क्रैक दिखी। लग रहा था कि उन्हें वहीं जाना है। कारसेल मालिक से आगे बढ़ गया और बोला कि वो पहले जाकर चेक करेगा, लेकिन अचानक उसका ध्यान एक अजीब चीज पर गया। एंट्रेंस के सामने एक आदमी पड़ा हुआ था। वो पूरी तरह घायल लग रहा था और साफ दिख रहा था कि उसे मदद चाहिए। जॉन ने वो किताब खोली जो उसे हाल ही में एक बॉक्स से मिली थी। बुक में उसे बिल्कुल ऐसी ही एक इमेज मिली। उसने उस पर टैप किया और फिर उंगली टारगेट की तरफ पॉइंट कर दी। तुरंत बुक ने बताया कि ह्यूमन हेल्थ की इंफॉर्मेशन अभी अभी डाउनलोड हुई है। बुक के अनुसार ये एक ट्रैप प्लांट था जो इंसान का रूप लेकर लोगों को पास बुलाता है और फिर अटैक करता है। इसे स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवलर का रैंक मिला हुआ था और इसके पास एक्स्ट्रा एंटी मैजिक पावर्स भी थी। हीरो ने सोचा कि इस बुक से इन्फो कलेक्ट करना काफी यूजफुल है, लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं था। कारसेल उससे चिपक गया और हिलने तक नहीं दे रहा था। ट्रैप प्लांट की हर मूवमेंट के साथ वो अपने मालिक के पीछे और ज्यादा छिपता जा रहा था। ड्रैगन ने जून से पूछा कि क्या उसे यहाँ डर लग रहा है। जून घुटनों के बल बैठ गया और ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा। वो सच में डरा हुआ लग रहा था। जून ने उससे कहा कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसे घर ले जाएगा। ड्रैगन ने धीरे से पूछा कि क्या वो साथ चलेंगे और क्या वो बोझ बनेगा। जून ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है और वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगा। कैरियल ने अपना पंजा उसके हाथ में रखा और मान गया। ड्रैगन मालिक का हाथ पकड़कर हवा में मंडराने लगा ताकि जून को झुकना न पड़े, लेकिन अचानक उसका शरीर भारी होने लगा। जॉन को भी महसूस हुआ कि ड्रैगन को संभालना मुश्किल हो रहा है। कैरियल की आवाज धीमी पड़ गई। उसने बस इतना कहा कि उसे बेहोश नहीं होना चाहिए और अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो जून की बाहों में एक सॉफ्ट टॉय की तरह लटक गया। अब कुछ किया नहीं जा सकता था। जून ने ड्रैगन को पीठ पर लादा और सेंटर की तरफ चल पड़ा। वो सेंटर की फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके थे, जहां कई फ्लोटिंग आइलैंड्स आपस में जुड़े हुए थे और बीच में एक केज जैसा स्ट्रक्चर था। कारसेल को होश आया। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो सोच रहा था कि थोड़ी देर और सो ले, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो कहाँ है, वो उछल पड़ा। वो पूरी तरह सेंटर के अंदर आ चुका था। उसने चेयर पर बैठे मालिक की तरफ देखा और पूछा कि वो क्या कर रहा है। जून ने कैजुअली जवाब दिया कि उसे फिशिंग रॉड से आर्टिफैक्ट पकड़ने को कहा गया है तो वो फिशिंग कर रहा है। कैरियल शॉक्ड रह गया और बोला कि किस बेवकूफ ने मालिक को ऑर्डर देने की हिम्मत की। हीरो ने साफ किया कि ये कोई ऑर्डर नहीं था बल्कि एक तरह की टेस्ट थी। फिर उसने ड्रैगन से पूछा
पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। ड्रैगन ने बताया कि वो पहले से काफी बेटर महसूस कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसका जन्म इसी सेंटर में हुआ था और इसी वजह से उसकी एनर्जी भी बढ़ गई थी। उसने पूछा कि अगर वो खुद पानी में उतरकर आर्टिफैक्ट ले आए तो क्या ये ज्यादा फास्ट नहीं होगा, लेकिन जून ने उसे बताया कि अगर ड्रैगन खुद पानी में गया तो आर्टिफैक्ट वहीं गायब हो जाएगी। इसके अलावा हीरो ड्रैगन के पूरी तरह अवेक होने का वेट कर रहा था और किसी भी तरह का नॉइस करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कैरियल को समझ नहीं आ रहा था कि फिशिंग में इतना शोर क्यों हो रहा है। जून धीरे धीरे फिशिंग रॉड और हुक में माना भरने लगा। तभी ड्रैगन ने नोटिस किया कि पानी अचानक हिलने लगा है और हीरो ने उसे तुरंत थोड़ा पीछे हटने को कहा। अगले ही पल रिजर्वोयर से पानी का एक जायंट पिलर बाहर निकला जो उनसे पूरे 10 टाइम्स ऊंचा था। यूजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह मछली पकड़ना वाकई मुमकिन है, लेकिन जून ने उसे भरोसा दिलाया कि तरीका चाहे अजीब हो पर कम से कम ये बहुत तेज है। तभी अचानक एक मछली उड़ते हुए सीधे कार्सेल के पंजों में आ गिरी। कार्सेल थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पूछ बैठा कि क्या इसे धोखा माना जाएगा। जून ने आराम से जवाब दिया कि उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया तो इसे धोखा नहीं कहा जा सकता। इसी बीच मछली पकड़ने वाली छड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी। इसका मतलब साफ था, इस बार उन्होंने कोई आर्टिफैक्ट पकड़ लिया था, शायद कोई घड़ी। जून ने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोली। वहाँ लिखा था कि वह अब तक 3 आर्टिफैक्ट्स पकड़ चुका है। साथ ही ये भी बताया गया था कि अगर इन आर्टिफैक्ट्स को कंबाइन किया जाए तो एक हाई लेवल आर्टिफैक्ट बनाया जा सकता है। जून ने बिना सोचे समझे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कॉम्बिनेशन पूरा होते ही उसके सामने एक नया आर्टिफैक्ट प्रकट हुआ, एक मेज ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट से उसकी डैमेज पावर बढ़ गई थी और साथ ही उसकी मैजिक रेजिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जून ने वो कंगन कार्सेल को दिखाया और कहा कि वो इसे बाद में जिल को दे देगा। ड्रैगन अपने मालिक के लिए खुश हो गया और उसे बधाई देने लगा। जून ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। इसके बाद जून ने आगे की प्लानिंग करने के लिए अपने बैग में हाथ डाला जैसे कोई टैबलेट या किताब निकालने वाला हो, लेकिन तभी झील के ऊपर का आसमान अचानक फटने लगा, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती चीर दिया हो। आसमान में एक काला छेद बन गया और उसमें से एक हाथ बाहर निकल आया। चारों तरफ जोरदार दबाव महसूस होने लगा। कार्सेल तुरंत जून के सामने कूद पड़ा और उसे अपने पीछे छिपने को कहा। दरार से जो प्राणी बाहर निकला उसे देखकर जून समझ गया कि उन्होंने ये मिशन उसकी उम्मीद से कहीं पहले ही पूरा कर लिया था। जून ने सामने आए प्राणी को ध्यान से देखा और बहुत सावधानी से रिएक्ट किया। वो एक छोटी सी परी थी। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि उसका नाम तुसाताला है और वो केंद्र में आने वाले साहसी लोगों की हेल्पर है। उसने जून को अपना ख्याल रखने को कहा और अचानक एक किस दे दी। जून चुपचाप उसकी हरकतें देखता रहा। परी उसके मुकाबले करीब 5 गुना छोटी थी, इसलिए वो किसी बड़े खतरे जैसी नहीं लग रही थी। तुसाताला उड़ती हुई जून के पास आई और पूछा कि उसने उसकी तरफ कोई रिएक्शन क्यों नहीं दी। ये सिचुएशन थोड़ी अवर्ड हो गई। परी जून के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, उसके बालों को छुआ, फिर उसके चेहरे को हल्के से छू लिया। असल में वो इस खिलौने के साथ खेलना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत पहले से आभास था कि यही वो प्रतिद्वंद्वी है जिसका उसे इंतजार था। तभी कैरियल गुर्राने लगी। उसे परी के अंदर से निकलती हुई एक भयानक एनर्जी महसूस हो रही थी। जून ने भी वही पावर महसूस की। उसने तुरंत ड्रैगन को इशारा किया कि वो उसके पीछे ही रहे और बाहर न आए। तुसाताला समझ चुकी थी कि उसका भेद खुल चुका है, लेकिन वो इतनी आसानी से अपना खिलौना छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने एक्टिंग शुरू कर दी, इधर उधर देखने लगी और बोलने लगी कि अगर कहीं कोई डरावनी एनर्जी हुई तो वो चिल्ला देगी। फिर वो जून से लिपट गई और बोली कि वो बहुत डरी हुई है और सोच भी नहीं सकती कि एक साहसी कितना डर रहा होगा। उसने जून की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो कम से कम ये समझ सकता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। फिर उसने कहा कि उसकी मदद के बिना वो सब पलक झपकते ही मर जाएंगे। जून ने उसे देखा और महसूस किया कि तुसाताला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसे संभाल सकता है। ये देखकर परी को गुस्सा आने लगा। ये आदमी उसकी बात सुनते हुए हंस क्यों रहा था। वो गुस्से से कांपने लगी और अभी उसे मार डालना चाहती थी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने फैसला किया कि पहले इस खेल का मजा लिया जाए। परी ने उसे प्रणाम किया और केंद्र के बारे में बताना शुरू किया। उसने समझाया कि यहाँ जादुई शक्ति का डेंसिटी बहुत ज्यादा है जो साहसी लोगों को कमजोर कर सकती है। इस जगह सबसे जरूरी चीज है मैजिक रेजिस्टेंस, जो शरीर को जादू के असर से बचाती है। जितना कोई साहसी नीचे जाएगा मैजिक डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तुसाताला जून के चारों तरफ घूमी और नोटिस किया कि उसने पहले ही काफी मैजिक रेजिस्टेंस जमा कर ली है, लेकिन फिर भी वो बोलने ही वाली थी कि उसकी मदद के बिना। तभी जून ने उसे बीच में रोक दिया और सीधे पूछ लिया नीचे और गहराई तक कैसे पहुंचा जाए। परी मन ही मन चिढ़ गई। उसने ठान लिया कि आगे से वो उसे इतनी आसानी से बीच में बोलने नहीं देगी। उसने आगे की ओर इशारा किया और बताया कि हर मंजिल पर अलग अलग ट्रायल्स होते हैं और इस मंजिल पर उन्हें सेंट्रल आइलैंड पर मौजूद एक राक्षस को पकड़ना होगा। इसके बाद तुसला ने कहा अगर तुम इस ट्रायल को पूरा कर लेते हो तो तुम अगली मंजिल पर जा सकते हो। फिर उसने हल्के ताने वाले अंदाज में जोड़ा कि अगर उन्हें राक्षस से डर लग रहा है तो वे चाहे तो सीधे उस चट्टान से कूद सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनकी मौत पक्की है। जून बस मुस्कुरा दिया। उसने शांति से कहा कि अगर कूदने
कूदना पड़ा तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। परी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो लेकिन असल में इस आदमी की मौजूदगी उसे खुशी से ज्यादा चिढ़ा रही थी। उसने कहा कि जून बहुत समय बाद उसका पहला खिलौना है, इसलिए वह अब तक सब्र कर रही थी, लेकिन अब ये सब हद से ज्यादा हो रहा था। जून को एहसास हो गया कि उसने किताब में लिखी बातों को परखने के लिए ही जानबूझकर चारा डाला था, और अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब बिल्कुल मेल खा रहा था। किताब में लिखी हर जानकारी सही साबित हो रही थी। उसके सामने एक मनोरोगी परी तुसाला खड़ी थी, जिससे साहसी लोगों के दर्द से खुशी मिलती थी, और इस वक्त वह जून को मारना चाहती थी। तुसाला ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद जून ने कुछ गलत समझ लिया है, क्योंकि अपनी औकात न जानने वाली तो असल में वह खुद है। तभी जून ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसने ऊर्जा छोड़ी और सीधे तुसाला के भाले पर वार कर दिया। एक पल में भाला गायब हो गया। कुछ ही मिनटों बाद वे एक पुल पर चलते हुए केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। परी रस्सी से बंधी हुई थी और रोते हुए लगातार माफी मांग रही थी। वो कह रही थी कि वह बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी। जून ने उसे सख्ती से चुप रहने को कहा, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन खराब कर रही थी। वो कुछ देर शांत रही, लेकिन फिर अचानक बोली, जो राक्षस है वो एक पिंजरे में बंद पक्षी है। सामने एक विशाल पिंजरा था, जिसमें एक बहुत बड़ा पक्षी बंद था। वो दहाड़ रहा था और पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तुसाला ने डरते हुए पूछा कि क्या जून उसे अभी आजाद कर देगा, लेकिन जून का ऐसा कोई इरादा नहीं था। परी फिर से रोने लगी। कैरियल हल्के से मुस्कुराया और जैसे उसे शुभकामनाएं दे दी हो। जून ने साफ कहा कि अगर वह इस राक्षस को पकड़ लेता है तो उसे केंद्र की दूसरी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। तुसाला ने भौहें चढ़ाई और कहा कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तभी उसकी नजर जून की किताब पर पड़ी। अचानक वो चीख पड़ी। वो उड़कर पास आई और घबराकर पूछने लगी कि क्या वह किताब नकली है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये एक असली रिलिक है, वह और जोर से चिल्लाने लगी। उसने तुरंत पूछा कि जून को ये किताब कहाँ से मिली। जून ने ठंडे और शांत लहजे में जवाब दिया कि उसे ये एक डिब्बे में मिली थी। फिर उसने अपना टैबलेट निकाला और पिंजरे में बंद पक्षी की फोटो ले ली। तुसाला ने उससे किताब के बारे में और बताने की विनती की, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी हालत में पक्षी की बैरियर हटने में अभी 5 मिनट बाकी थे। लेकिन हीरो के पास इंतजार करने का समय नहीं था। जून ने सीधे पिंजरा पकड़ लिया। उसने अपनी छड़ी खींची और एक बार फिर गहरे नीले रंग की ऊर्जा फूट पड़ी। ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसने पक्षी की रक्षा करने वाली बैरियर को हटा दिया। तुसाला पूरी तरह चौंक गई। उसे पूरा यकीन था कि तय समय से पहले कोई भी इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। बैरियर टूटी और उसके साथ ही वह विशाल पक्षी भी मर गया। तुरंत एक स्टेटस विंडो खुली। उसमें लिखा था कि केंद्र के दूसरे स्तर का प्रवेश द्वार 168 घंटों में खुलेगा। इसके अलावा विजेता को इनाम के रूप में या तो एक रैंडम थर्ड टीयर आर्टिफैक्ट मिलेगा या फिर चुनौती देने वाले की यादें। चुनौती देने वाले की यादों वाला आर्टिफैक्ट पहले स्तर पर एक सेव पॉइंट बनाने की अनुमति देता है, लेकिन जैसे ही कोई इसे चुनता है वह व्यक्ति अपने आप केंद्र से बाहर निकल जाता है। जून ने बिना एक पल सोचे यादों वाला आर्टिफैक्ट चुन लिया। तुसाला फिर से चीख पड़ी। भले ही इनाम रैंडम था, फिर भी थर्ड टीयर आर्टिफैक्ट यहाँ बेहद कीमती होता है। जून ने पत्थर को एक बार और देखा और कहा कि वह अभी यहीं रुक सकता है, क्योंकि उसे काम पर जाना है। उसने कैरियल की ओर देखा और कहा कि घर पर भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए वे वापस लौट रहे थे। परी को जोर का झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे केंद्र में सच में कोई पागल प्रतियोगी आ गया हो। केंद्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई। जून ने परी को वहीं रुकने का आदेश दिया और कहा कि वह अगले हफ्ते वापस आएगा। इतना कहते ही जून और कैरियल एक चमक में बदल गए और दरार के साथ गायब हो गए। परी ने मन ही मन दुआ की कि ये सब बस एक बुरा सपना हो और वो आदमी दोबारा कभी यहाँ न लौटे। घर पर माहौल बिल्कुल शांत था। जिल रोज के घरेलू काम कर रही थी। उसने खाना लगा दिया, लेकिन योजी ये देखकर हैरान रह गया कि आज टेबल पर मांस का एक भी डिश नहीं था। लड़की ने कहा कि उसे कुछ समय के लिए सब्जियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका पेट थोड़ा बढ़ गया है। योजी ने उसे शक भरी नजरों से देखा। मांस न होने की वजह अब साफ लग रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि जून घर पर नहीं था। जिल ने कहा कि ये सब उसकी सेहत के लिए है। अजगर अंदर ही अंदर उबलने लगा। वो कमरे में इधर उधर उड़ने लगा और चिल्लाने लगा कि जिल बहुत छोटी सोच वाली है और उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जिल ने शांति से खाना शुरू किया और योजी से धैर्य रखने को कहा। उसने समझाया कि जब उसके पिता लौटेंगे तो वो ढेर सारे पकवान बनाएगी। लेकिन योजी बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके साथ घर के बाकी लोगों जैसा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। वो नीचे कूद पड़ा और बोला कि अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं करेगा। वो खिड़की के पास गया और लेडी मून की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनसे विनती की कि उसकी इच्छा पूरी करें और कहा कि वे किसी भी तरह यह सुनिश्चित करें कि मालिक जल्द से जल्द घर लौट आए। तभी अचानक गलियारे से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। जून और कैरियल, जो अभी अभी केंद्र से लौटे थे, वहीं खड़े थे। योजी अपनी विश इतनी जल्दी पूरी होते देखकर खुशी से उछल पड़ा और सीधे मालिक की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जून ने उसका चेहरा जैसे स्लो मोशन में देखा। अगले ही पल वह अपने आप एक कदम पीछे हट गया। धड़ाम! अजगर पूरी ताकत से पीछे की दीवार से जा टकराया। योजी दीवार से नीचे फिसलता हुआ जमीन पर आ गया। तभी जिल जून के पास आई और बोली कि उसे बहुत खुशी है कि वह रविवार से पहले लौट आया। जून रसोई की तरफ बढ़ा और जिल से कहा कि वह रात के खाने की चिंता न करे, लेकिन जिल ने उसका
जैकेट पकड़ लिया और जोर से कहा कि ये ठीक नहीं है। उसने पहले आराम से जितना हो सके उतना लंबा स्नान करने के लिए कहा। उसने कार्सियल को भी वही करने की सलाह दी क्योंकि दोनों साफ तौर पर थके हुए लग रहे थे। जून पहले ही गर्म पानी में डूब चुका था। बाहर कार्सियल योजी की बुदबुदाहट सुन रहा था। हीरो ने योजी की तरफ देखा और पूछा कि वह कब तक ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर करता रहेगा। उसने साफ किया कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था और वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर वह कार्सियल की ओर मुड़ा और उसे भी स्नान करने के लिए बुलाया। योजी ने ड्रैगन की तरफ देखा और कहा, ऑप्शन चुन लो, मालिक की बात सुनो। कार्सियल चुपचाप गर्म पानी में उतर गया। फिर उसने पूछा कि अगर मालिक और ज्यादा पावरफुल होता तो क्या इन बातों से कुछ बदल जाता। जून ने योजी से कहा कि नाटक बंद करे और नहाने चले। आखिरकार तीनों पानी में थे। ड्रैगनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे स्वर्ग में हो। नहाने के बाद जैसे ही वे बाहर आए, जिल करछुल लेकर सामने खड़ी थी। उसने पूछा कि क्या सबने अच्छे से हाथ धो लिए हैं, लेकिन रसोई में जो नजारा था उसे देखकर तीनों की जुबान बंद हो गई। मेज पर ढेर सारे डिशेस सजे हुए थे जैसे आज कोई फेस्टिवल हो। तीनों चुपचाप बैठ गए। जिल ने कहा कि उन्होंने पूरे वीकेंड बहुत